तरक्की पसंद तहरीक में की मीटिंग हुआ करती थी। काला पानी एक जगह है मदनपुरा बम्बई में। तो सज्जाद ज़हीर की मीटिंग में एक बार गए वो, और बोले देखते चल के करते क्या है लोग, बोलते क्या है लोग। तो अब्बा के एक दोस्त है शफ़क़ हैदराबादी साहब, तो उनके साथ गए। तो मीटिंग में गए, देखे तो सज्जाद ज़हीर कैफ़ी सब बैठे हुए हैं साहिर, और बातें हो रही हैं मज़दूरों की और मेहनत कश लोगों की। और जो तो एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग में गए, तो फिर सज्जाद ज़हीर ने बोला क्या तुम ज्वाइन होना चाहते हो? तो वाली साहब बोले हाँ मैं जुड़ना चाहता हूँ। तो बोले 1 रुपया फ़ीस है, दे पाओगे आप? एक आठाना आपका, उस जमाने में 1 रुपए। ये आठाना आपका और आठाना आपके दोस्त का। अच्छा। तो वालिद साहब ने कहा आठाना मेरे पास नहीं है। तो शफ़क़ हैदराबादी साहब ने बोला कि नहीं मेरे पास 1 रुपया है। तो उन्होंने 1 रुपया जमा किया और मेंबरशिप ली तरक्की पसंद तहरीक की 1953 में। 53 में जी। तो इस तरह से वो तहरीक से फिर जुड़ गए। वालिद साहब टीचर थे बीएमसी स्कूल में। तो हमको इतना याद है कि वालिद साहब एक टीचर हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, वो लिखते क्या पढ़ते हैं सौ। लेकिन 1986 में जब उनका शेरी मजमा गोखरू के फूल आया, वहाँ उस इजरा में जब मैं गया तो मुझे लगा कि शायरी, शायर और ये किताब, ये सब क्या चीज़ है। तो उस वक्त मुझे ज़्यादा पहली बार हुआ कि अब्बा शायर हैं और इनकी किताब आई है और ये इजरा है, इसमें मजरू साहब है, इसमें बहुत सारे बड़े सज्जाद ज़हीर थे, नहीं वो थे ज़ोए अंसारी थे, हसन कमाल थे, इतने सारे लोग को मैंने पहली बार देखा। और वो सब खड़े होकर अब्बा के बारे में बोल रहे थे। तो मैंने जब लाइव सुना वालिद साहब के बारे में, लोग शायरी के बारे में बोले हैं, तो फिर मुझे सर नहीं एहसास हुआ। हाँ, एहसास हो गया कि अब्बा शायर हैं, बड़े शायर हैं और इन लोगों को जानते हैं अब्बा को। जी जी जी। कैफ़ी साहब के पास सिगरेट के पैसे नहीं थे जब वो पार्टी ऑफिस में थे। अच्छा। तो उनके पास सिगरेट के पैसे नहीं होते थे, इतनी उनके साथ गुर्बत थी। तो कभी वालिद साहब गए मिलने तो बोले अरे ज़फ़र कितना सिगरेट हमारे? 2 है 3? ला 2 छोड़ के जा यार, और एक काम कर जब दूसरा कोई आएगा तो उसको बोलना 2 दिन ले आए। तो इस तरह से वो सिगरेट का उनका तरक्की पसंदों का था। एक कप में 3-3 चाय लोग पीते थे, पैसे ही नहीं थे उनके पास, पैसे नहीं थे और मांगते भी नहीं किसी से। ऐसा भी नहीं कि चलो मांगे, ये वो नहीं, आपस में ही कंट्रीब्यूट करके आपस में ही सिगरेट चाय का इंतज़ाम करना। और बड़ा उनका अजीब उनके उनके सोच थी आइडियोलॉजी उनकी। वो वालिद साहब का एक किस्सा है कि जब तरक्की पसंदों की मीटिंग थी, सारे बैठे थे उस्ताद, तो वालिद साहब ने नज़्म पढ़ी एक, पहली अपनी फर्स्ट टाइम तर, तो थोड़ी सी रुमानी थी उसके अंदर कुछ लफ्ज़। अच्छा। तो सज्जाद ज़ाहिर उठे और उन्होंने फाड़ दिया हूँ, अच्छा। और फाड़ के सब फेंक दिया। बोले क्या लिखते हुए, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तो वालिद साहब बहुत मायूस हो गए और बैठ गए, और मायूस से सोचा मैं तंजीम छोड़ दूंगा, ये क्या फाड़ दिया इस तरह से। फिर कैफी ने उनको बाहर ले गया, सिगरेट सुलगाई दोनों ने। तो बोले यहाँ ऐसा ही होता है, यहाँ सच बोलता है, अगर बुरा है तो बुरा ही है, अगर अच्छा है तो अच्छा है, यहाँ नकली नहीं चलता है। और आप कोशिश करो एक बार, अगली बार ये सोच को मत कायम रखो, आप तरक्की पसंदों में है, आपको भूख लगती है तो उसको बोलो भूख लग रही है, प्यास लग रही है तो प्यास बोलो, अगर आपको जुल्म दिख रहा है तो जुल्म के बारे में लिखो, तो आप सर्वाइव करवाओगे इस तंजीम में, ना तो फिर मुश्किल है इधर। मोहतरम नाजरीन, आज एक लाजवाब और फ़आल शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। ये हैं जनाब इम्तियाज़ गोरखपुरी, जो मुंबई से इस पॉडकास्ट के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये उर्दू के मकबूल व मारूफ शायर जनाब ज़फ़र गोरखपुरी मरहूम के फ़र्जंद अर्जुमंद हैं। ख़ुद भी अच्छे शायर हैं, बड़ी अच्छी शायरी करते हैं, जदीद लब व लहजे की शायरी करते हैं, और नज़में और गज़लें दोनों असनाफ पर दस्तरस रखते हैं। पेशे के लिहाज से ये पब्लिशर हैं, और इनकी कंपनी किताब पब्लिकेशन के नाम से उर्दू किताबें एक अरसे से शाये कर रही है। इन्होंने अनवर ज़हीर के फ़न और शख्सियत से मुतल्लिक एक किताब लफ्ज़ बोलेंगे मेरी तहरीर के, ये बतौर मुरत्तिब इन्होंने शाये की है। 2019 में इन्होंने उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए
इस्तांबुल तुर्की का सफ़र भी किया। साहित्य एकेडमी के ताउन से बतौर कन्वेनर इन्होंने ज़फ़र गोरखपुरी हयात और फ़न के उन्वान से एक सेमिनार का इनकाद कलकत्ते में किया। इनकी एक और पहचान है कि ये मारूफ समाजी इदारे गुड ह्यूमन फाउंडेशन के नायब सदर हैं और इस इदारे के ज़रिए ये बहुत सारे सोशल वर्क भी अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में गुड ह्यूमन फाउंडेशन ने एक उर्दू अदबी सेमिनार का इनकाद भी कलकत्ते में किया था। तो आइए मिलते हैं जनाब इम्तियाज़ गोरखपुरी से। इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब, आपका हमारे इस शो में इस्तकबाल है। आज हम ख़ास तौर से आज के इस शो में हम मरहूम ज़फ़र गोरखपुरी साहब से मुतल्लिक़ ही बातें करेंगे। उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर, मुख्तलिफ़ गोशों पर हम आपसे कुछ सुनेंगे, क्योंकि एक बेटा जिस तरह अपने बाप को जानता है दूसरा कोई नहीं जानता। आपने उन्हें बहुत करीब से देखा है, उनकी एक एक बात आपके जहन में है। तो आज हम लोग ज़फ़र गोरखपुरी से मुतल्लिक़ ही बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये एक 10 साढ़े 10 मिनट का एक इंट्रो वीडियो देखते हैं जिसमें जनाब ज़फ़र गोरखपुरी मरहूम के उनकी पूरी ज़िंदगी को समेटने की कोशिश मैंने की है। तो आइए देखते हैं और इस इंट्रो के बाद फिर हम लोग बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। ऐसे बेशर्म आशिक है ये आज के, इनको अपना बनाना बस अब हो गया। बड़ा लुत्फ था जब ओ कुंवारे थे हम, दरबारे चिश्तिया में
बोलो तो कुछ जुबान से, सब कुछ तुम्हें मिलेगा मिलेगा, सब कुछ तुम्हें मिलेगा, वहाँ जाके आसता। चांद अपना सफर खत्म करता रहा, शम्मा जलती रही, रात ढलती रही। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। मुबारक हो मोहब्बत गुनगुनाती है, तुम्हारा दिल धड़कता है, मुझे आवाज आती है। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता। न जाने एक निगाह में क्या ले गया कोई, मेरी तो जिंदगी चुरा ले गया कोई। हम जानते हैं तुम हमें नाशाद करोगे, छोड़ोगे मेरा दिल मुझे बर्बाद करोगे। दिल फिर भी तुम्हें लेते हैं, क्या याद करोगे, क्या याद। चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का, चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का। अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने, हमने सोच रखा है रात यूं गुजारेंगे। अब्दुल्ला के घर से जहां में नूर बिखरने आना है, दाई हलीमा गोद में तेरी चांद उतरने वाला है। इश्क में क्या क्या मेरे जुनून की न बुराई लोगों ने। मौसम को इशारों से बुला क्यों नहीं लेते, और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा। दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। शाम की लाली रात का काजल, सुबह की तकदीर हो तुम, चलता फिरता ताजमहल, सांसें लेता कश्मीर हो तुम। पत्थर कहा गया कभी, शीशा कहा गया, दिल जैसी एक चीज को क्या क्या कहा गया। पैगामे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। देखिए मोड़ लेती है क्या जिंदगी, भूल बैठी है अपना पता जिंदगी, पता जिंदगी।
मेरी गज़लों का रंग न तो खालिस इश्किया है न रूमानी। ज़िंदगी मेरा मौजू है, ज़िंदगी जो मनाजिर मुझे दिखाती है, जो तजुर्बात खट्टे मीठे तीखे कड़वे इस ज़िंदगी से मुझे मिलते हैं, उन्हीं को शेर में ढाल दिया करता हूँ। और इस पूरे प्रोसेस में कोशिश ये करता हूँ कि कहीं झूठ ना बोलूँ। वैसे भी शायरी में झूठ नहीं चलता। मुलाता फरमाइए मेरी गज़लों के कुछ चीदा चीदा अशार। पहली बार आया हूँ। इरादा हो अटल, इरादा हो अटल तो मोजज़ा ऐसा भी होता है। इरादा हो अटल तो मोजज़ा ऐसा भी होता है, और दिए को जिंदा रखती है हवा, ऐसा भी होता है। वाह। मोहतरम इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब, हमारे स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। हम लोग आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आज हमारी गुफ्तगू का मौजू जनाब ज़फ़र गोरखपुरी मरहूम होंगे। आज हम उनकी शख्सियत और उनकी शायरी से मुतल्लिक बातें करेंगे, ताकि उनकी ज़िंदगी के पहलू हमारे इस पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों तक, अदब नवाज़ों तक पहुँचें। उनके चाहने वाले बहुत हैं, पूरी उर्दू दुनिया में उनके चाहने वाले हैं, और यकीनन ये बातचीत उनके चाहने वालों को पसंद आएगी। सबसे पहले तो आप ज़फ़र साहब की इब्तदाई ज़िंदगी और गोरखपुर से उनकी जो वाबस्तगी है, गोरखपुर उस तरफ का, मैंने गोरखपुर के जो वाक़यात हैं, उनकी ज़िंदगी के जो पहलू हैं, उन पर थोड़ी रोशनी डालिए। शुक्रिया। पहले तो मैं आपका करूँगा कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में मुझे मदऊ किया, कि मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और वालिद साहब के ताल्लुक़ से क्या नाम, मेरे लिए बहुत एक फ़ख्र की बात है, एज़ाज़ की बात है। और एक वालिद के लिए एक बेटा क्या बोलेगा, वो एक मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग हमेशा रहता है। वालिद साहब के ताल्लुक़ से ये कि वालिद साहब की पैदाइश 5 मई 1935 गोरखपुर के एक कस्बा बांसगांव में, बिदौली बाबू एक गांव है, अच्छा, वहाँ पे पैदाइश वालिद साहब की। दादा और जो दादी हैं और बाकी जो उसकी पीढ़ी के लोग, हम सब अंसारी जोलाहा थे। तो हमारे घर में कपड़े का कारोबार, बुनने का कारोबार, और कुछ ज़मीन थी घर के आगे सहन में, तो उसमें काश्तकारी भी होती थी, और कपड़े पे उसी से गुजारा चलता था। गांव क्योंकि ठाकुरों का ज़्यादा था, और उस ज़माने में ठाकुरों का जुल्म अपने इंतहा पे था। तो वालिद साहब की पैदाइश गांव में हुई, बुनियादी तालीम मदरसे में हुई, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, या जो बात हुई कि गांव में हैज़ा फैल गया ज़बरदस्त उस 1935 में। उस ज़माने में हैज़ा तो बड़ी बहुत, पूरे गांव में लोग हैज़ा थे। तो दादा और दादी ने वालिद साहब को लिया और सीधा बम्बई की तरफ आ गए। बम्बई में आने के बाद कुरला एक इलाका है सब मसाफात में, वहाँ पर घर लिया, ख़रीद लिया अपना घर। और दादा ने वहाँ एक न्यू मिल नाम की एक मिल थी, उसमें एज ए सुपरवाइज़र उनको जॉब मिल गई। लेकिन फिर मज़े की बात यही, हैज़ा ख़त्म हुआ, हालात ठीक हो गए, फिर गांव लौट गए, फिर गांव चले गए। फिर वहाँ पे फिर आगे की तालीम थोड़ी मुकम्मल की, लेकिन दादा यहीं रुक गए बम्बई में, क्योंकि कुरला का जो उनकी जो मिल का जॉब था, वो उस ज़माने में बड़ी एज़ाज़ की बात है कि मिल में आदमी काम कर रहा है। यानी गवर्नमेंट सैलरी से ज़्यादा डबल सैलरी मिल वालों को मिलती थी। तो लोगों ने रेलवे या पोस्ट ऑफिस या उस तरह की जॉब की तरजीह की बजाय मिल में जाना पसंद किया, क्योंकि मिल में तनख्वाहें डबल थी,
तो लोग पैसे की वजह से दादा ने भी उधर ही रुख किया। फिर गांव में दादी वाली साहब होने के बाद ये पार्टीशन का टाइम आ गया, तो फिर उसके बाद फिर बम्बई आ गए। मुंबई आने के बाद यहाँ पर अंजुमन इस्लाम जो हमारी स्कूल है वहाँ पे दाखिला लिया चौथी में, और उसके बाद से बम्बई में ही मुसलसल वो इसके बाद से हाँ मुसलसल हाँ फिर वो गांव आना जाना था, लेकिन फिर वो एक माइग्रेशन वाला मामला नहीं था कि वो वहाँ जाना है जाना, तो उसके बाद मुसलसल आज़ादी के बाद से बम्बई में ही क़याम किया, यहीं तालीम अंजुमन इस्लाम से की, फिर बाद में ग्रेजुएशन भी यहीं से उन्होंने किया, बम्बई से ही किया। उनकी तालीम कहाँ तक थी? ग्रेजुएट थे वो। ग्रेजुएट थे। उस ज़माने में ग्रेजुएट को कुछ और कहते थे शायद, मुझे याद नहीं, लेकिन ग्रेजुएशन उन्होंने की थी। और बाद उस ज़माने में तो ग्रेजुएट होना बहुत बड़ी बात थी। तो क्योंकि अब्बा के साथ दोस्त उनके जो थे वो जो उनके ताल्लुक वो बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने कहा कि एक बच्चा ज़हीन है, पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ाओ। दादा उसके ख़िलाफ़ थे वालिद साहब की तालीम के, उनको ये पसंद नहीं था कि तालीम लें और शायरी की तरफ जाएं, तो वो दादा बहुत सख्त थे हमारे। उन्होंने गांव में जाकर उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, कुरला का घर उन्होंने बेच दिया कि वालिद साहब यहाँ नहीं रहे, फिर गांव में लेके फिर ज़बरदस्ती गांव में ले गए, फिर शादी वगैरह मामला। लेकिन वालिद साहब कहाँ रुकने वाले थे, उनके अंदर एक जुनून था और एक खुदादायत जो सलाहियत इसके अंदर होती है पढ़ने की या शायरी की, वो थी। तो वापस वो बम्बई की तरफ आए और 1953 में आने के बाद उन्होंने फ़ौरन तरक्की पसंद तहरीक को ज्वाइन कर लिया। तरक्की पसंद तहरीक में की मीटिंग हुआ करती थी, काला पानी एक जगह है मदनपुरा बम्बई में, तो सज्जाद ज़हीर की मीटिंग में एक बार गए वो, और बोले देखते चल के करते क्या हैं लोग, बोलते क्या हैं लोग। तो अब्बा के एक दोस्त है शफ़क़ हैदराबादी साहब, तो उनके साथ गए, तो मीटिंग में गए, देखे सज्जाद ज़हीर कैफ़ी सब बैठे हुए साहिर, और बातें हो रही है मज़दूरों की और मेहनत कश लोगों की जो। तो एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग में गए, तो फिर सज्जाद ज़हीर ने बोला क्या तुम ज्वाइन होना चाहते हो? तो वालिद साहब बोले हाँ मैं जुड़ना चाहता हूँ। तो बोले 1 रुपया फ़ीस है, दे पाओगे आप? 1 आठाना आपका, ज़माने में 1 रुपये, 8 आना आपका और 8 आना आपके दोस्त का। अच्छा। तो वालिद साहब ने कहा 8 आना मेरे पास नहीं है। तो शफ़क़ हैदराबादी साहब ने बोला कि नहीं मेरे पास 1 रुपया है। तो उन्होंने 1 रुपया जमा किया और मेंबरशिप ली तरक्की पसंद तहरीक की 1953 में। 53 में जी। तो इस तरह से वो तहरीक से फिर जुड़ गए। वो बचपन में ही वो गोरखपुर से बम्बई आ गए, लेकिन उनकी शायरी में क्या गोरखपुर झलकता था? यस, गोरखपुर मिट्टी, गांव की तकलीफ़, गांव की पीड़ा, गांव से दूर जाने वाला, परदेश में रहने वाला, उसकी तकलीफ़, तो उन्होंने बहुत नज़दीक से चीज़ों को देखा, अपने ख़ानदान में भी, अपने रिश्तेदारों में भी। और ऐसा नहीं कि बम्बई आके तो गांव नहीं गए, तो क्योंकि फिर वो छुट्टियों में जाना मई में, फिर सर्दियों की छुट्टी में जाना, फिर ये ज़मीन के मामला चाचाजाद भाइयों से, ये हमारे बहुत दिन तक चलते रहे। तो गांव में आना जाना उनका लगा था, लेकिन गांव की जो ज़िंदगी थी उससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ थे। मैंने सभी कहा कि ठाकुरों का जुल्म देखा उन्होंने, और गांव में किसानों के साथ जो जुल्म जाती, ये उनके अंदर कहीं ना कहीं लाशऊर में वो सब चीज़ें बचपन से ही थी, इसीलिए वो तरक्की पसंद तहरीक और उसके बाद इसीलिए उनको तरक्की पसंद तहरीक के आइडियोलॉजी से को एग्री किया। और उनकी शायरी में ये साफ झलकता है, गाँव का पन, जुल्म, ज़ाती जो हो रही है उसको कहीं ना कहीं उस शेर की उसमें ढाला है उन्होंने। तो ये गांव का बैकग्राउंड उनके कहीं ना कहीं अंदर था। उनके उस्ताद या रहनुमा कौन कौन लोग थे? जिसमें सबसे अहम शख्सियत? एक तो शायरी तो खुदादाद सलाहियत थी, उनको 47 या 1948 के दरमियान ही शेर कहने का शुरू कर दिया था उन्होंने, और दोस्तों को दिखाते थे क्लास में, स्कूल में, लेकिन कोई इस तरह से कोई उस्ताद नहीं था, वो दिखाने का सिलसिला था। लेकिन प्रॉपर उनकी रहनुमाई कैफ़ी आज़मी और सज्जाद ज़हीर ने की है। अच्छा। हाँ, सज्जाद ज़हीर से वो दिखाते थे अशार, और कैफ़ी को दिखाते थे। इन दोनों ने उनकी इस्लाह दिखाना, और बाद में थोड़े से 60s के आने के बाद फ़िराक गोरखपुरी से वो जुड़ गए, और फ़िराक साहब ने उनको फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई कि शेर ऐसे कहते हैं, इस मौजू पे कहते हैं, रूमानी शेर मत कहिए, आपको भूख लगती है तो उसको बताइए कि मुझे भूख लग रही है, या अगर जुल्म हो रहा है तो आप उसको बताइए कि जुल्म हो रहा है। तो जो एक आइडियोलॉजी, एक सोच थी जो तरक्की पसंदों की, वो ढालने में कैफ़ी, सज्जाद ज़हीर और फ़िराक गोरखपुरी साहब का ज़्यादा असर था वालिद साहब के साथ। ये तो बहुत अहम बात है कि ये तीनों शख्सियात बहुत बड़ी शख्सियत थी। कैफ़ी आज़मी भी, जी जी, सज्जाद ज़हीर भी, और फ़िराक तब तो
बहुत ही बड़ी शख्सियत। अच्छा, एक सवाल, अगला सवाल मेरा जो है वो ज़ाती सवाल है आपसे कि आपको कब ये एहसास हुआ कि आपके वालिद एक शायर हैं? ये एक फीलिंग होती है ना, बच्चा एक समझता है कि मेरे वालिद तो बस वालिद हैं, लेकिन एक वो बड़े शायर हैं। मुझे तो बचपन में था कुछ मैं जब मतलब इत्तेफाक ये कि जब मेरी पैदाइश का वक्त था तो वालिद साहब खुद मुशायरे में थे। उस दिन वो घर पे नहीं थे, वालिदा बताती हैं कि वो मुशायरे में थे। फिर सुबह आए तो उनको पता चला कि मेरी पैदाइश हो गई है, तो एक उनके साथ शायर दोस्त और थे अब्बा के, तो वो सीधा हॉस्पिटल आए और बताया कि ऐसा ऐसा मामला है। तो वहीं मेरा नाम उन्होंने पहले दिन ही रख दिया, इम्तियाज़। क्या बात है। तो उसके बाद स्कूल के बाद मुझे कुछ बता नहीं था कि अब्बा की शायरी क्या है, क्या बस अब्बा एक है, सुबह जाते हैं स्कूल, शाम को आते हैं, क्योंकि वालिद साहब टीचर थे बीएमसी स्कूल में। तो हमको इतना याद है कि वालिद साहब एक टीचर हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, वो लिखते क्या पढ़ते हैं सौ। लेकिन 1986 में जब उनका शेरी मजमा गोखरू के फूल आया, वहाँ उस इजरा में जब मैं गया तो मुझे लगा कि शायरी, शायर और ये किताब, ये सब क्या चीज़ है। तो उस वक्त मुझे ज़्यादा पहली बार हुआ कि अब्बा शायर हैं और इनकी किताब आई है और ये इजरा है, इसमें मजरू साहब है, इसमें बहुत सारे बड़े सज्जाद ज़हीर थे, नहीं वो थे, ज़ोए अंसारी थे, हसन कमाल थे, इतने सारे लोग को मैंने पहली बार देखा और वो सब खड़े होकर अब्बा के बारे में बोल रहे थे। तो मैंने जब लाइव सुना वालिद साहब के बारे में, लोग शायरी के बारे में बोले हैं, तो फिर मुझे सर नहीं एहसास हो गया कि अब्बा शायर हैं, बड़े शायर हैं और इन लोगों को जानते हैं। जी जी जी। अगला सवाल है कि घर की चार दीवारी में बतौर वालिद वो कैसे थे? एज ए वालिद बहुत सख्त हैं, बहुत सख्त वालिद होना भी चाहिए था, क्योंकि वो दूरंदेश थे और बाहर की दुनिया से बड़े वाकिफ़ थे और उनको ये पता था कि बच्चों के मतलब परवरिश के ताल्लुक से वो बड़े, क्योंकि टीचर थे तो उन्हें पता था कि बच्चों को कैसे परवरिश करनी है उनकी। तो टीवी की पाबंदियाँ थी और बहुत सारी पाबंदियाँ हमारे पर बचपन में थी, लेकिन उतने ही वो हमारे लिए फ्रेंडली थे। जब वो टीवी आया हमारे घर तो साथ में फुटबॉल का मैच देखना हो या क्रिकेट का मैच देखना हो तो साथ में बैठ के देखते थे। हाँ, तो ये था। फिर अखबार में कुछ छपा है तो पढ़ के सुनाना या मुझसे कभी सुन लेना या कभी खाते वक्त गुफ्तगू अदबी हल्की लाइट, तो वो भी था उनके अंदर। लेकिन एज ए फादर बहुत सख्त हैं उन्होंने। तो क्या हमेशा वो संजीदा रहते थे या थोड़ा मज़ाहिया भी थे, मैच के वक्त मज़ाहिया करते थे और वो दौरान लंच पे या डिनर खाते हुए रात में गुफ्तगू में मजाक भी करते थे कि शायरों के किस्से सुनाते थे, कभी कैफी साहब के, कभी जाफरी साहब के, तो किस्से सुना के हंसते भी थे, बोलते भी थे, लेकिन संजीदा थे क्योंकि वो बोलते थे कि मैं जो करता हूँ वो बहुत रेशम से भी बारीक वाला काम करता हूँ, शायरी करना, ज़रा भी सुई गिरने की आवाज़ भी घर में आना नहीं चाहिए, जहन मेरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो कहीं मखसूस जगह बैठ कर लिखते थे? नहीं, ऐसा कोई मखसूस जगह नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ज़्यादातर बेड पे लिख कर, क्योंकि हमारा घर बहुत छोटा था तो उसमें एक बेड था और एक छोटा टेबल था। हमारा घर वाकई बहुत छोटा था और उससे पहले जो हम कुरला में थे वो घर हमारा जो था वो टिन का था, पतरे का था। अच्छा। और 10 बाई 8 का ही घर था, उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक स्टोव था और एक छोटे से प्लेटफॉर्म था, उसमें 2 बर्तन या 3 बर्तन बस। ये अगर 4 ज़्यादा लोग आ गए तो हम खाना नहीं देते थे, इस तरह के घर थे हमारे। तो लेकिन उसके अंदर भी वालिद साहब ने 2 किताबें लिखी, तीशा और वादी सन। बड़ी बात है जी। और एक बार बारिश में पानी आ गया घर में, सारे बर्तन हमारे बाहर बह गए और बहुत तकलीफ़ हुई। उसके बाद वालिद साहब को एहसास हुआ कि नहीं, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो घर अब बदलना चाहिए, थोड़ा सा घर की तरफ भी तवज्जो देना चाहिए। फिर हमने 1980-82 के बाद एक नया घर अपना लिया। फिर तो वहाँ थोड़ी सी तकलीफ़ें कम हुई, बड़ा घर था वो, 2 रूम थे, तो वालिद साहब ने वहाँ फिर लिखना शुरू किया और ज़्यादा, और उनको स्पेस मिल गया, जो सुकून चाहिए एक राइटर को वो वहाँ दस्तियाब हो गया। जी जी जी। तो उन्होंने अपने हमअसरों के जो वाक़यात सुनाए उनमें से कोई ख़ास बहुत दिलचस्प वाक़या कुछ है तो? दिलचस्प वाक़या फ़िराक गोरखपुरी का हमेशा सुनाते थे कि फ़िराक गोरखपुरी साहब हमेशा वालिद साहब से भोजपुरी में ही बात करते थे, पूर्वी में। अच्छा। जब उनको मालूम पड़ा कि ज़फ़र गोरखपुरी अपने ज़िले के हैं तो और करीब आ गए और उन्होंने एक जुमला भी कहा था मुशायरे के अंदर, ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा शायर बनेगा। ये फ़िराक गोरखपुरी साहब हमेशा वालिद साहब के लिए कहते थे। और फ़िराक गोरखपुरी का किस्सा और सुनाते हैं कि एक बार
फिर अब मुशायरे में कहीं जाते हैं फिराक गोरखपुरी तो ख़त लिख देते कि मैं इस ट्रेन से आ रहा हूँ, इस डब्बे में हूँ, अगर उतार लो तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे चले जाऊँगा। अरे क्या बात है। तो ये फिराक साहब का किस्सा। फिर कैफ़ी साहब का किस्सा कि वो गोश्त बहुत पसंद करते थे खाना। तो इस तरह के किस्से बहुत सारे उनको शायरों के वाली साहब सुनाते थे, तरक्की पसंदों के, साहिर के हो या जाफरी साहब के। अच्छा, तो किस्से हम बचपन में सुनते थे उनसे बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं सुनाते थे, बहुत सख्त थे। कभी कभी मन आया तो सुनाया, नहीं तो फिर हमेशा पढ़ाई की बात और लिखने की बात, खड़े हो जाओ सुनाओ 2 पेज 3 पेज पढ़कर, क्या लिखा क्या पढ़ा, ये मैगज़ीन जो घर में रिसाले आ रहा है उसको तुम पढ़ो। तो इस तरह का माहौल बचपन से ही बहुत पढ़े लिखने का बहुत सख्त था हमारा। खेलने कूदने में बड़ी पाबंदियाँ थी हमें। दोस्त भी हमारे बहुत कम थे, क्योंकि हमेशा बोलते दोस्त ज़्यादा नहीं बनाना आपको, ना तो आपका वक्त ज़ाया हो जाएगा। 1-2 दोस्त काफ़ी है, वो भी उतने ही दोस्त हों जो आपके सेम प्रोफेशनल के हो, लिखने पढ़ने वाला ही हो। ऐसा नहीं कि आपकी उम्र से बड़ा कोई हो या आपकी उम्र से कोई छोटा हो। तो वो बड़ा उनका नाप तोल था ज़िंदगी में। उनकी कोई ऐसी आदत जो आमतौर से लोग नहीं जानते हैं कुछ? आदत में सिगरेट काफ़ी पीते थे अच्छा, और पान। पान खाते थे? पान बहुत, एक सादा पान उनका मखसूस था। वो बारिश हो या गर्मी हो, मुझे बोले जल ले आओ, तो वो घर से दूर जाकर वो दुकान से लाना, और एक ही पान खाते थे। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। अब ख़त्म होगा फिर जाके फिर लेकर आओ, ऐसा नहीं कि 2-3 पान के लाए। और सिगरेट बहुत चेंज, सिगरेट सिगरेट हाँ सिगरेट बहुत पीते थे, लेकिन फिर एक उम्र के बाद फिर उन्होंने- अक्सर राइटर्स या शायर जो है वो, नहीं वो मैंने इस सिलसिले में एक अजीब बात कहीं पढ़ी थी कि इब्न सफ़ी जी, वो सिर्फ साल में 30 सिगरेट पीते थे। ओहो क्या बात है, रमज़ान में रोज़ा खोलने के बाद 1 सिगरेट। हाय हाय हाय। तो बड़ी बात। शायरों की बात अलग है, राइटर्स की बात ही अलग है। हाँ, लेकिन सिगरेट पीना वो एक जो प्रेस्टेशन बन गया कि मैं अगर सिगरेट और वो चाय नहीं पीऊँगा तो मैं अदीब नहीं हूँ, शायर नहीं हूँ, ये अलग आज के दौर की था। उस वक्त ऐसा नहीं था। कैफ़ी साहब के पास सिगरेट के पैसे नहीं थे जब वो पार्टी ऑफिस में थे, अच्छा, तो उनके पास सिगरेट के पैसे नहीं होते थे, इतनी उनके साथ गुर्बत थी। तो कभी वाली साहब गए मिलने तो बोले अरे ज़फ़र कितना सिगरेट हमारे, 2 है 3, ला 2 छोड़ के जा यार, और एक काम कर जब दूसरा कोई आएगा तो उसको बोलना 2 दिन ले आए। तो इस तरह से वो सिगरेट का उनका तरक्की पसंदों का था। एक कप में 3-3 चाय लोग पीते थे, पैसे ही नहीं थे उनके पास, पैसे नहीं थे और मांगते भी नहीं किसी से। ऐसा भी नहीं कि चलो मांगे, ये वो नहीं, आपस में ही कंट्रीब्यूट करके आपस में ही सिगरेट चाय का इंतज़ाम करना। और बड़ा उनका अजीब उनके सोचते आइडियोलॉजी इनकी। उनके कुछ अशार जो है वो इस अक्कासी करते हैं इन बातों की कि वो उन्होंने जो उनका स्ट्रगल का जो पीरियड था, शुरुआत के दौर थे, उस दौर था जो उसमें उन्होंने काफ़ी गरीबी के दिन देखे थे। हाँ बहुत, हम बोल ना वालिद साहब ने, दादा उनके ने, कुछ अशार दादा ने मैंने घर नोट से कर रखे हैं। जी। ये अशार जो है कि छत टपकती थी अगरचे, फिर भी आ जाती थी नींद, मैं नए घर में बहुत रोया पुराने के लिए। ये किस घर की बात हो रही है? ये गांव की बात हो रही है। गांव के घर को छोड़कर जो बम्बई में आए थे वो, जो हमारा और घर, ये शेर तो बहुत दर्दनाक है कि वक्त होठों से मेरे वो भी कुरच कर ले गया, एक तबस्सुम जो था दुनिया को दिखाने के लिए। और मैं ज़फ़र ताउम्र ता जिंदगी तरह प्रदेश में, हाँ बिकता रहा प्रदेश में, अपनी घरवाली को एक कंगन दिलाने के लिए। कितनी सच्चाई है इसमें। ये सच्चाई सिर्फ तरक्की पसंद शायरों के यहाँ मिलती है। यस सही, क्योंकि वहाँ एक तरक्की पसंद एक सोच है, और एक उन लोगों ने अपने शोरा को इस तरह ढाला है कि उसमें ये कहो। वाली साहब का एक किस्सा है कि जब तरक्की पसंदों की मीटिंग थी, सारे बैठे थे उस्ताद, तो वाली साहब ने नज़्म पढ़ी एक पहली अपनी फर्स्ट टाइम तरह, तो थोड़ी सी रुमानी थी उसके अंदर कुछ लफ्ज़। अच्छा तो सज्जाद ज़ाहिर उठे और उन्होंने फाड़ दिया हूँ, अच्छा, और फाड़ के सब फेंक दिया। बोले क्या लिखते हुए, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तो वाली साहब बहुत मायूस हो गए और बैठ गए, और मायूस से सोचा मैं तंजीम छोड़ दूंगा, ये क्या फाड़ दिया इस तरह से। फिर कैफी ने उनको बाहर ले गया, सिगरेट सुलगाई दोनों ने, तो बोले यहाँ ऐसा ही होता है, यहाँ सच बोलता है, अगर बुरा है तो बुरा ही है, अगर अच्छा है तो अच्छा है, यहाँ नकली नहीं चलता है। और आप कोशिश करो एक बार, अगली बार ये
सोच को बत कायम रखो। आप तरक्की पसंदों में है, आपको भूख लगती है तो उसको बोलो भूख लग रही है, प्यास लग रही है तो प्यास बोलो, अगर आपको जुल्म दिख रहा है तो जुल्म के बारे में लिखो, तो आप सर्वाइव कर पाओगे। तंजीम में, ना तो फिर मुश्किल है इधर। तो वहाँ से कैफी साहब ने वाली साहब को बहुत सपोर्ट किया। फिर जाफरी साहब ने कई किताबें दी, बोले ये पढ़ो, इसका मुताला करो, और भी लोगों ने किताबें दी। तो उस तरह से वाली साहब का डेवलपमेंट जो इस तरह से होता है, उस तरह इन लोगों ने किया। क्योंकि ये ऑलरेडी ये सब तो इस्टेब्लिश थे ना उस वक्त ज़माने में, 53, 54, 56 में ये सब तो हो चुके थे इस्टेब्लिश सारे लोग। और उस तरह की पसंदों में सबसे नौजवान शायर वाली साहब ही थे, जिनकी उम्र 18 साल थी उस ज़माने में, सिर्फ 18 साल थी। उनको यंग पोएट सबसे नाम था उनका, और सारे काम वाली साहब से करवाते थे, ये लिख दो वो लिख दो, जाहिर साथ है। में चलो चाय बनाओ, हाँ, उधर से वो सिगरेट ले आओ। तो ये माहौल उन्होंने देखा है उस ज़माने में बम्बई में। तो अब वो माहौल नहीं है सब चीज़ों का, अफसोस होता है मुझे। सही बात। ये फिल्मों में आने के बाद या जब वो मशहूर हो गए, शोहरत ने क्या उनकी ज़िंदगी को मुतासिर किया या वैसे ही रहे जैसे थे? जैसे थे वैसे ही थे। 1961 में तलत महमूद ने उनकी पहली गज़ल रिकॉर्ड की। अच्छा। 1961 में जब तलत महमूद नए नए बम्बई में आए, स्ट्रगल फिल्म में कर रहे, तो हल्का हल्का सा एक प्राइवेट गज़लों का दौर शुरू हुआ 61 में, कि फ़िल्मों के अलावा भी एक गायकी की दुनिया शुरू हो रही थी। तो तलत महमूद साहब ने 4 गज़लें वाली साहब की रिकॉर्ड की, ग्रामोफोन कंपनी HMV से 20 रुपये मिले थे। 20 रुपये 4 गज़लों के? वो भी HMV ने दिया था। तो उस वक्त 20 रुपया बहुत ज़्यादा था, जब 2 रुपये 1 रुपये की बात होती थी। तो वो वहाँ से वाली साहब की गायकी शुरू हुई, मतलब गज़ल गायकी की। और उसके बाद C.H. आत्मा साहब थे, उन्होंने गाया उसके बाद। तो वह लेकिन गाते गाते जब एक दौर कव्वाली का जब आया, और यूसुफ आज़ाद साहब ने और दूसरे गज़ल गायकों ने, गवालों ने अब्बा की कलाम को गाया, तो फिर वहाँ से उनकी एक कव्वाली बहुत मशहूर हुई थी ना, क्या वो? नहीं, कई कव्वाली मशहूर है वाली साहब की। वो चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का एक बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम। ये मैं अपने बचपन में सुना करता था। बेशरम आशिक है जिनको अपना मनाना गजब हो गया। तो ये सब कव्वाली वाली साहब ने इसलिए लिखा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी हमारे घर में, तो मजबूरन ये सब कलाम इस तरह का लिखना हुआ, क्योंकि वो अंदर से वैसे नहीं थे जैसे वो कलाम लिखते थे। हाँ, वो अंदर से खुदार और उस किस्म का जहन था, लेकिन घर भी चलाना है, फैमिली भी चलानी है, घर भी लेना है, तो आदमी क्या करे। उस तरह की सर्कमस्टांसेस थे उधर उस वक्त। और बाद में वाली साहब ने उस चीज़ों को छोड़ भी दिया, तौबा भी कर लिया कव्वाली से फिर, क्योंकि अब नहीं करूँगा मैं। तो 1969 में या 78 में ये गुलाम साबिर फादरी साहब मुंबई आए थे, तो ये अब्बा की कव्वाली बड़ी मशहूर हो गई थी, चांद पे छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का। हाँ, उस ज़माने में इंडिया पाकिस्तान में सब जगह बज रही। तो वो साबरी ब्रदर्स को लगा ये शायर कौन है, इससे लिखवाना चाहिए कुछ। तो वो बम्बई आए, और फ़ोन तो हमारे घर में कुछ था नहीं, तो 2 दिन लग गया उनको मैसेज देने में कि कौन सी स्कूल में पढ़ाते हैं, वहाँ जाइए, फिर मैसेज दीजिए, फिर अपॉइंटमेंट लीजिए। तो उन्होंने अब्बा को बुलाया ताजमहल होटल में कुलाबा, और कहा कि हम ऐसा कुछ कलाम आपसे चाहते हैं और इसी तरह का कुछ बताइए। तो वाली साहब ने कहा भाई हम लोग कहीं और मुल्क में रहते हैं, वो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? तो बोले हम HMV में करेंगे। तो बोले ठीक है। तो बोले मैं सोचता हूँ फिर। तो इतने बड़ा सिंगर दोनों कव्वाल उस वक्त ज़माने में थे, तो उनको वाली साहब ने पहले बोले मैं सोच के बताऊँगा कि आपको देना है कि नहीं देना है। तो 2 दिन के बाद फिर मुलाकात हुई, तो वाली साहब ने उनको फिर कलाम दिया, वो वाला अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने, हमने सोच रखा है रात यूँ गुजारेंगे, ये दाई हलीमा गोद में तेरे चांद उतरने वाला है। ये 2 गज़ल उनको वाली साहब ने दी। फिर मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, ये भी कव्वाली साबरी बदस ने गाई है। फिर ख्वाजा साहब के ताल्लुक से 2-3 कव्वाली गाई। तो ये सब मशहूर बहुत हुई है, मतलब आज तक लोग ये कलाम निकालते, रेडियो, TV, मोबाइल, हर जगह ये बसता ही है। तो वाली साहब ने बोला अगर कलाम चाहिए तो मुझे घर आना पड़ेगा आपको। तो कुलाबा से वो मर्सिडीज़ उस ज़माने में गाड़ी में वो दोनों कुरला है हमारे घर के बाहर, वाली साहब ने गाड़ी के बोनेट पे उसको कलाम लिख के दिया, बोले ये कागज़ पे लो, ये कलाम है, अब इसको रिकॉर्ड कर दो। तो बस उस कव्वाल उसके बाद बहुत हिट हुई वो गज़ल अब के साल पूनम में। तो वो सुनने के बाद फिर
पंकज उधास साहब का दौर आया 1980-81 में, तो गज़ल अब कव्वाली से लोग बाहर निकल के आस्ते आस्ते गज़ल की तरफ आ गए, गजल की तरफ आ गए। शॉल ओढ़ के, और एक थोड़ा सा अच्छे माहौल में लोग शायरी को सुनना पसंद करते। कव्वाली का जो माहौल था बड़ा ख़राब था, तो वाली साहब ने 1978 या 78 में कव्वाली लिखना बंद कर दी। फिर अच्छा। बोले नहीं, मेरा नाम भी ख़राब हो रहा है, इसमें टाइम भी बहुत बड़े बड़े लिखना ही पड़ता है, पैसे भी नहीं है। तो पंकज उधास से रब्ता हुआ, तो वहाँ एक वो एल्बम बना रहे थे, रॉयल अल्बर्ट हॉल, तो उसमें उन्होंने वाली साहब की गज़ल ली, दिन को भी इतना अंधेरा है मेरे कमरे में, साया आते हुए भी डरता है मेरे कमरे में, चोर बैठा है कहाँ मैं सोच रहा हूँ ज़फ़र, क्या कोई और भी कमरा है मेरे कमरे में। क्या बात है। तो ये गज़ल बहुत मशहूर हुई और उसका कैसेट लाखों में बिका। तो फिर पंकज उधास का हौसला बढ़ा कि अब ज़फ़र गोरखपुरी साहब के साथ और काम किया जाए। फिर एक एल्बम 1986 में आया नायाब, जिसमें वो गज़ल के बाद मतलब पूरा ट्रेंड चेंज हो गया गज़ल गायकी का भी, और एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। ये तो मेरी पसंदीदा गजल थी, उस तो जमाने ये कॉलेज में पढ़ता था मैं उस जमाने में, तो ये गज़ल के बाद वाली साहब ने पीछे मुड़ के ना पंकज उधास ने देखा ना वाली साहब ने देखा, और वहाँ पर फिर जो नाम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा का के गज़ल गायक या सिंगरों के वहाँ मशहूर। लेकिन वाली साहब ने पंकज उधास को नहीं छोड़ा, ना पंकज उधास ने वाली साहब को छोड़ा। बहुत सारे ऑफर थे लोगों के, लेकिन अब बोले नहीं, मैं एक ही के लिए काम करता हूँ, बाकी मैं किसी और के लिए नहीं करूँगा। एक आदमी जब ट्यूनिंग हो चुकी है बस। तो वाली 1982 से लेकर 16 तक काम किया वाली साहब ने पंकज उधास के साथ। 2016 तक। हाँ, 16 में एल्बम आया था एक, उस तक काम किया। इंतकाल के एक साल पहले तक एक एल्बम आया था, वहाँ भी 2 गज़लें वाली बाकी रिकॉर्ड भी थी। तो वो एक ट्यूनिंग थी, उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी। और बहुत सारी गज़लें, स्टोल मूवमेंट और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा, पत्थर कहा गया, शीशा कहा गया, अच्छा, किसी ये को तो क्या कहा गया। बहुत मशहूर ये हो गया था जी। फिर उसके बाद एक अशोक खोसला साहब थे गज़ल सिंगर, उनकी भी एक गज़ल बहुत मशहूर हुई, फसले गुल है सजा है मैखाना, चल मेरे दिल खुला है मैखाना। तो ये गज़ल बहुत मशहूर हुई, पाकिस्तान के अंदर भी उनको नुसरत फ़तेह अली खान ने गाया, अताउल्लाह ने भी गाई गज़ल ये। तो काफ़ी दुनिया भर के बहुत सिंगरों ने गज़ल गाई है, फसले गुल है सजा है मैखाना। लेकिन शोहरत मिलने के बाद भी वाली साहब को कभी इस तरह का नशा नहीं है शोहरत को कि मैं इतना मशहूर हूँ, इतनी मेरी गज़लें रिकॉर्ड हो गई हैं, घर घर में बज रही हैं। वही सादा ज़िंदगी, वही ज़मीन पे बैठ के खाना, वही एक कुर्ता और एक नैरो पैंट, और वही चाय और वही नौकरी, उसी में खुश थे वो। उनको मालूम है जहाँ बैठा हूँ चाय खाने पे रिकॉर्ड बज रहा है, वो मेरे यहाँ ही गाना बज रहा है, वो सब। लेकिन सुनते थे सब, लेकिन घर में हमारे टेप रिकॉर्डर नहीं था। अच्छा। वाली साहब को सख्त पसंद नहीं था कि घर में मेरा गाना बजे। वो टेप रिकॉर्डर कभी हमारे घर में बहुत दिनों के बाद पंकज साहब ने एक तोहफे में दिया, तो बोले यार अपना कलाम तो कभी सुन लो, ज़फ़र साहब कैसा बज रहा है देखो रिकॉर्डिंग में। तो फिर घर में टेप रिकॉर्डर आया हमारे, वो भी 1900 मेरे ख्याल से 90 या 99 के बाद टेप रिकॉर्डर हमारे पास आए घर में। तो ये सब मामला था, लेकिन शोहरत का कभी असर उन्होंने नहीं कबूल किया। दोस्तों के दोस्त, बच्चों के साथ जैसे थे वैसे फादर, वालिद। मुशायरे में कभी किसी नाजिम को नहीं बोला कि मुझे इसके हवाले से बुलाओ या मुझे इस गज़ल के हवाले से पुकारो, कभी नहीं। वो चाहते थे कि मेरी पहचान, मेरी शनाख्त एज ए शायर, एज ए अदीब ही रहे। ये तो एक कमर्शियल काम है, पैसे के लिए आदमी करता है, उसको उस पर कभी हावी होने नहीं दिया नहीं इन्होंने। कई गज़ल सिंगरों को भगा दिया उन्होंने, मेरा काम नहीं था बोले ये सब करूँगा तो मैं लिखूँगा पढ़ूँगा कब। उनका ये साथ ये लिखना पढ़ना उनके लिए बहुत ज़रूरी था, किताबें कंप्लीट करनी है, लिखना है। सारे हिंदुस्तान के रसायल को बाकी रोज़ लिखते थे, 2-2 गज़ल एनवेलप में डाल के मुझे देते, जाओ डब्बे में डाल के आओ। सब रिसालों को 2-2 गज़लें छापते रहो। छपना उन्होंने कभी बंद नहीं किया। कोई भी रिसाला पूरी दुनिया में था, कहीं ना कहीं हर महीने उनके कलाम उनकी। तो और जितने भी उनके नए दोस्त या शागिर्द थे, उनको पहला मशवरा वही था, लिखो और छपो, ये पढ़ने का काम अभी मत करो, बाद में करो। ये सब मामला थे। जी जी। उनकी ज़िंदगी का कौन सा ऐसा पहलू है जिससे उनके मद्दाह अभी तक वाकिफ़ नहीं हो, ऐसी कोई बात है? कौन सा पहलू? हाँ, मतलब ऐसा कुछ जो आम नहीं हुआ, पब्लिक में नहीं आई कोई बात, ऐसा कोई पहलू मुझे लगता है कि वो उनके अंदर एक वो था कि वो झूठ वूठ नहीं बोलते थे, कभी किसी को फ़रेब धोखा नहीं दिया शायरी के ताल्लुक से अपनी ज़िंदगी में।
घर के ताल्लुक से कि गांव की ज़मीन के ताल्लुक से उनको बड़ा वो था कि वो गांव से जुड़े रहे आखिर तक। लेकिन अफसोस है कि हम नहीं बचा सके उस चीज़ों को, क्योंकि जो हमारे रिश्तेदार थे वो उन्होंने सब चीज़ों को कब्ज़ा कर लिया बोले। लेकिन उनको अफसोस था ज़िंदगी भर के वो गांव से छूट गया, बम्बई में आ गए, कई शहर में उनके हवाले मिलते ये हैं। तो उनकी शायरी में झलकता है जी। तो उनको एक हमेशा था अफसोस रहा है ज़िंदगी भर के, गांव दोबारा नहीं जा सके वो। उनका मन था कि गांव फिर जाए, ज़मीन लें, घर बनाएं। मैं गया भी था 1999 में, हमने ज़मीन अपनी कब्ज़े में लेकर उसको बाउंड्री बनाई, प्लान बनाया कि यहाँ एक घर बनेगा, यहाँ पर रहेंगे, लेकिन ये हो नहीं सका। तो एक अफसोस रहा है, हमको भी रहा है और उनको भी रहा था हमेशा कि गांव का घर हमारा दोबारा नहीं बन पाया। ये बहुत किसी को नहीं पता है कि हम गांव से एकदम कट गए। फिर उनकी कोई मशहूर गज़ल जो किसी सिंगर ने गाई या किसी फिल्म में इस्तेमाल हुई, उसके पीछे कोई बैक स्टोरी ऐसी कोई है? नहीं, जब गायकी की दुनिया आम हो गई, हर आदमी गज़ल सिंगर बनने लगा और हर आदमी चाह रहा था कि उस वक्त मेरी गज़ल रिकॉर्ड हो जाए। एक एजाज़ था उस वक्त, उस ज़माने में 80s में, लेट 70s में, कि गज़ल गायकी में हो जाए। तो एक फ़िल्म बन रही थी शमा, कादर खान उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों थे। वो 1981 में फ़िल्म बनी। तो कादर खान उर्दू बैकग्राउंड थे ही, टीचर भी थे और ड्रामेटिस्ट में नंबर 1, उस सबसे बड़ा ड्रामा करने वाला उस ज़माने में कादर खान साहब के अलावा कोई था नहीं। और अब्बा के बहुत अच्छे दोस्त, करीबी दोस्त। तो बोले यार एक फ़िल्म बना रहा हूँ। तो बोले ठीक है। अब्बा भूल गए, फ़ोन वोन था नहीं। तो उन्होंने कई शायरों को बुलाया और बोला यार ये सिचुएशन है, इस पर कोई गाना मुझे चाहिए। और जितने भी शायर थे वो कोशिश करते, लेकिन बोले यार कादर खान बोले मेरे मेयार पे नहीं उतर रहा है। तो बोले लास्ट ज़फ़र गोरखपुर ही है, इनको ढूंढो स्कूल में कहाँ है, उनको लाओ और इनको सुनते हैं। तो वाली साहब ने बोला ये मेरा काम नहीं, मैं फिल्म में लिख रहा गाना। तो बोले नहीं आप कोशिश करो। तो वो शमा ही पहली फिल्म थी? शमा फिल्म थी नहीं, शमा से पहले पुतली बाई थी फिल्म 70s में, जिसमें कव्वाली थी, पुतली बाई। हाँ, जिसमें गाना ऐसे जो था उनका ऑफिशियली वो शमा थी। बाकी पुतली बाई, नूरे इलाही और ये सब उसमें कव्वालियाँ थी जी। हाँ, लेकिन उसमें गायकी, गज़ल, वो गाना लगमगी नहीं थी सब। शमा उनकी पहली फिल्म थी। तो चांद अपना सफ़र ख़त्म करता रहा, रात ढलती रही, बहुत अच्छी गज़ल थी वो। तो ये उनका पहला गाना। और वाली साहब जैसे मुखड़ा दिया और कादर खान ने बोला डन, उषा खन्ना को बोला इसको कंपोज करो, बाकी जितने भी गाने हैं ये ज़फ़र गोरखपुरी लिखेंगे। तो वाली साहब ने बोला सब नहीं लिखूंगा। देखो कितनी सादगी है कि मेरे स्कूल का मसला है, मेरे बच्चे का मसला है, मैं ये सब नहीं करूँगा, इसमें 2 या 3 गाने में लिखूँगा, बाकी किसी और से लिखवा लो। तो कादर खान बोले तुम कौन हो यार, तुमको मैं पूरी फिल्म देखा हूँ लेने के लिए और आप बोल रहे हो कि। और ये साहिर के बाद, इंतकाल के बाद की खबर है। जब साहिर का इंतकाल 1980 में हुआ, अक्टूबर में शायद, और उस वक्त एक खला था बॉलीवुड में कि शायरी कौन करेगा या शायर जो कलाम है या अच्छी शायरी कैसे मिलेगी। तो अब्बा को एक अच्छा चांस था उस वक्त कि फिल्म में कहते, लेकिन उन्होंने अपनी प्रायोरिटी को फिल्म के बजाय फैमिली और अपनी स्कूल और अदब को दी उन्होंने। कादर खान ने बोला भी था अब्बा को कि आप एक काम करो, इस सब छोड़ो, टीचिंग का जॉब रिज़ाइन करो और यहाँ पर आ जाओ सांता क्रूज़ में कहीं घर लेकर, बहुत काम मिलेगा आपको शमा के बाद। अब्बा ने बोला तुम्हारी जो फिल्म इंडस्ट्री है ये मुस्तकिल नहीं है, कब नीचे गिरेगी, कब नहीं काम मिलेगा, लेकिन मेरी जो नौकरी है ना, मुझे हर महीने पैसा देती है और उससे मेरा घर चलता है, मेरे बच्चे को तालीम मिलती है। तो ये कादर खान को सुनने के बाद बड़ा अजीब लगा। बोले तुम इतने कैसे आदमी हो या किस तरह के शायर हो, मैं तुमको फिल्में दिला रहा हूँ, काम दिला रहा हूँ और तुम बोले कि नहीं चाहिए मुझे। तो वाली साहब ने वो शमा के बाद फिर एक ही फिल्म की, लेकिन फिर कई साल के बाद सरदार मलिक साहब जो अन्नू मलिक के फादर हैं, तो उन्होंने बोला कि अरे फिल्म बन रही है बाजीगर, और बाजीगर में बोले गाना ऐसा चाहिए जो शायरी वाला होगा ना वो। अच्छा। तो फिर अन्नू मलिक का फ़ोन आया अब्बा को, बोले कि गाना है ऐसा है, और अब्बा ने बोला है मतलब मेरे वालिद ने बोला है सरदार मलिक ने कि ज़फ़र से लिखाओ, तो आप घर पे आइए, जूप है। तो अब्बा गए जूप है, तो फिर सरदार मलिक बैठे थे वहाँ। तो उन्होंने अन्नू मलिक को बोला, अन्नू मलिक, अन्नू ये ज़फ़र है, शायर है, इसको परेशान मत करना, भाग जाएगा ये, समझे। तो अन्नू मलिक के मिजाज से सब वाकिफ़ थे। तो बोले ये शायर आदमी है कि उसको परेशान किया तो भागेगा, ये लिखेगा नहीं। तो वाली साहब ने बोला मैं इसमें एक ही गाना ही, ज़्यादा नहीं करने वाला, एक गाना। तो किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने,
बहुत मगर अच्छा कोई गाना चाहे था। भाई। तो ये गाना इतना मशहूर आज भी, रील पे, हर जगह, सोशल मीडिया पे। लेकिन उसके बाद भी बाजीगर हिट हो गई, गोल्डन जुबली हो गई, सब हो गया। शाहरुख खान से मुलाकात मेरी पहली बार हुई उस वक्त प्रोग्राम में। लेकिन वाले लोगों को कुछ औरत का कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं जो है वैसे ही है लोग, ठीक है, सादा अपना पीछे बैठे हैं। पार्टी वार्टी में फिल्मों के जाते नहीं थे, उनको ये नकली लाइफ ज़रा भी पसंद नहीं थी कि झूठी तारीफ हो, नकली बात, कभी नहीं। बहुत सादे। मैं क्योंकि उनके साथ 35 साल रहा हूँ, शब रोज़ मुशायरे में जाना हो, रिकॉर्डिंग में जाना हो, कहीं जाना हो, तो मैं 35 ईयर्स उनके साथ मुसलसल था। तो बहुत जगह मैंने सुना है पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज़ में, कि रिकॉर्डिंग के वक्त शायर को भी वो स्टूडियो में रहना पड़ता है। रहना पड़ता था क्योंकि वो तलफ़ुज़ का कभी मसला और कभी बहर के वजह से म्यूज़िक की डिमांड कुछ और है और कलाम की डिमांड कुछ और है, क्योंकि दोनों की वज़न अलग अलग है। म्यूज़िक का वज़न अलग है और शायरी का वज़न अलग है। तो उसमें 1 करूँ 2 करूँ कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। तो वहाँ पर शायर को बैठा इसलिए थे कि वो फ़ौरन उसको चेंज कर दे, उसको बहर में ले आए। तो शायर इसलिए बैठा था, या तो तलफ़ुज़ की वजह से, दो ही। बाकी शायर का वहाँ कोई काम नहीं है। कोई तो अब्बा ने कभी रिकॉर्डिंग में, खाली मुश्किल से वो चलता 1 या 2 रिकॉर्डिंग में गए, बाकी कभी जाते नहीं थे। उनको पसंद नहीं था कि वहाँ बज रहा है तबला, वो रिहर्सल हो रही है, गा रहा है, उस वजह से एकदम बेजार थे वो। पंकज उधास को हमेशा बोले ये गज़ल है, एक बार मैं सुन लूँगा कच्ची कंपोजिशन, उसके बाद तुम। उनके पसंदीदा सिंगर्स में मेरे ख्याल से पंकज उधास ही थे। हाँ, पंकज उधास साहब थे और हरिंदर खुराना भी थे, निर्मल उदास पंकज उधास के भाई वो भी थे। तो वालिद साहब के सिंगरों में रफ़ी साहब ने भी गाना गाया था वालिद साहब का। रफ़ी साहब भी कौन सा गाना? और रफ़ी साहब, असली में किस्सा ये है कि ये जो अब्बास मस्तान है, इनके बड़े भाई थे सिराज वर्मा वाला। तो ये पुराने फिल्मी लोग हैं। तो अच्छा, उन्होंने एक फ़िल्म अनाउंस की, ज़माने से पूछो, वो बनी नहीं किसी वजह से, जो फिल्मों में आजकल होता है, बनती नहीं, प्रोडक्शन का मसला बहुत सारा। तो उन्होंने कहा कि भाई एक फ़िल्म बनाते ज़माने से पूछो, और उसमें वो एक रिकॉर्ड करते हैं गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में। तो वर्मा वाला साहब अब्बा के दोस्त ही थे पहले से ही, तो बोले चलो रफ़ी की आवाज़ में करते हैं गाना, रिकॉर्ड करते। तो फिर वो आग लगाई लोगों ने, कुछ तुमने बदनाम किया, कुछ आग लगाई लोगों ने। अच्छा, ये गाना तो हाँ, रफ़ी साहब की आवाज़ में है। जी जी जी। और ये गज़ल अब्बा की थी। तो ये रफ़ी साहब की आवाज़ में वालिद साहब ने गा चुकी है अब्बा का कलाम। चलिए, ये भी बहुत बड़ी बात हाँ, है। तो रिकॉर्डिंग थी वाली, और फ़ोटो भी हमारे पास है भी। हो रफ़ी साहब और वर्मा वाला सब सारे बैठे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में और गाना रिकॉर्ड हो रहा है। तो पहले रिकॉर्डिंग के गानों की फ़ोटोज़ मैगज़ीन में छपती थी कि ये गाना फ़लाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, गुलदस्ता देते हुए या कान में हेडफोन लगाए हुए। तो अब्बा की फ़ोटो है रफ़ी साहब के साथ। तो ये गाना रिकॉर्ड अब्बा का हुआ है रफ़ी साहब की आवाज़ में। तो बाजीगर के बाद कई फिल्में फिर वालिद साहब की, अनु मलिक के साथ, गुंडा राज, हलचल, खिलौना। लेकिन वो रात में लिखना, रात भर रिकॉर्डिंग में बैठना वालिद साहब के मिजाज के ख़िलाफ़ था, क्योंकि अनु मलिक बोलता नहीं आपको रिकॉर्डिंग में आना ही आना है, क्योंकि वो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं कभी, तो आप शायर का होना ज़रूरी है। तो वो रात में 3 बजे कभी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो रही है, कभी 4 बजे रिकॉर्डिंग ख़त्म हो रही है। तो फिर सुबह स्कूल जाना है अब्बा को, या दूसरे भी काम लेंगे, बोले मेरे से नहीं होगा भाई ये। तो अनु मलिक को साफ मना कर दिया, बोला मुझे मत फ़ोन करना भाई, अब मैं नहीं लिखने वाला। नहीं, तो बम्बई में, बॉलीवुड में लिखने के लिए तो लोग एक गाना रिकॉर्ड के लिए किस हद तक नहीं जाते हैं। हाँ, तो मालूम है जी। तो लेकिन यहाँ इनको ऑफर हो रहा है, हाँ, लेकिन वो बोला नहीं, मेरे मिजाज के खिलाफ है, क्योंकि मेरा मकसद लिखना पढ़ना कौन रह जाएगा फिर ये, जो मुझे किताबें लिखनी है या जो मेरा लिखना पढ़ना वो कैसे होगा फिर ये। तो वालिद साहब ने खुद ही किनारा कशी कर ली फिल्म इंडस्ट्री से भी, बोले मुझे बस हो गया, अब नहीं करना है। मतलब ऑफर्स बहुत थे, लोग चाहते थे कि लिखे, बहुत सारे प्राइवेट एल्बम्स थे। एक प्राइवेट एल्बम भी आया था अदनान समी वाला, जब अदनान समी पहली बार बॉम्बे में लॉन्च कर रहे थे अपना गाना। अच्छा, तो उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि भाई अदनान समी के लिए एक पूरा एल्बम आपको करना है। तब बोले कौन है? बोले अदनान समी कोई लड़का है, सिंगर है ये। बोले तब बोले ठीक है कर लेंगे, लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ उम्रा के लिए, अच्छा, जिद्दा, मुशायरा भी है, वो आने के बाद मैं करता हूँ। तो उसने बदतमीज़ ने ये बोला कि वहाँ जाके भी लिख सकते हैं आप। तो वालिद साहब ने बोला वहाँ जाके लिखना पढ़ना कुछ नहीं है, जो कि मैं काम के लिए जा रहा हूँ वो आप सिर्फ वो एक ही काम होता है, आपको नहीं इंतज़ार करना तो किसी और से लिखवा लो, लेकिन मैं जाऊँगा आऊँगा फिर उसके बाद ही करूँगा। तो काम छोड़ दिया वालिद साहब ने, बोला नहीं मुझे नहीं करना। क्या बात। ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं, फाल्गुनी पाठक है, उसका भी एक एल्बम आया था, तो वालिद साहब ने बोला कि नहीं मैं
ये सब काम नहीं करूँगा, इतना सस्ती शायरी नहीं करूँगा मैं लिख दूंगा, वो आप रिकॉर्ड करो, आप जो बोलोगे वैसा ठीक कर दो तो वो नहीं हो पाएगा। जदीद शायरी, वो तो तरक्की पसंद शायरी से मुंसलिक थे, तहरीक से मुंसलिक थे, लेकिन उसके बाद एक लहर चली जदीद शायरी की, तो उसके बारे में उनका क्या नज़रिया था? नज़रिया उनका एकदम क्लियर था कि तरक्की पसंद तहरीक 53 से लेकर 60, 50, 70 तक, और जब 70 के आखिर दम तोड़ने लगी तरक्की पसंद तहरीक, उसकी बहुत सारी वजूहत है, किताबों में भी है और बहुत जगह कि क्यों तोड़ी और क्या हुआ। लेकिन उसके बाद जो जदीदियत का दौर आया तो वालिद साहब ने उसको भी अपनाया। ऐसा नहीं कि उसी पे ही कायम थे, या बहुत सारे जो लोग तरक्की पसंदों पे ही कायम थे वो गुमनाम हो गए बाद में। शायर अदीब हर ट्रेंड को साथ में लेके चलता है। अगर वो जदीदियत की तरफ जा रहे हैं, अदब जा, तो उसको भी अपना लें। या माबा जदीदियत जो है वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, माबा जदीदियत क्या चीज़ है या उसका हुआ एक है, वो एक अलग मौजू है। लेकिन जदीदियत की तरफ वालिद साहब ने भी अशार लिखे हैं और गज़लें कही हैं, और एक वो अदीब और शायर की ख़ास बात होना चाहिए कि वो हर ट्रेंड को या जो दौर चल रहा है उसको अपनाएं और उसके अंदर सब करें, उसी में नाम रहे हमेशा कायम। आज जो आप ट्रेंड देख रहे हैं सोशल मीडिया, फेसबुक, तो आपको क्या लगता है कि अगर आज वो होते तो उनका रिएक्शन क्या होता? बहुत ख़राब रिएक्शन होता उनका, और वो सब चीज़ों से परेशान होते या कुछ नया लिखते, या फिर बहुत हैरत ज़्यादा होते कि क्या दुनिया आ गई है, या अदब में किस तरह से ये शॉर्टकट। और आज तो हम लोग देख रहे हैं ना कि फेसबुक में कोई भी अल्लाह में कुछ भी लिख देता है, सब सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सोशल मीडिया कोई पैमाना नहीं है किसी की काबिलियत या किसी की सलाहियत या कामयाबी का। सोशल मीडिया एक सिवाय वक्त गुजारी का सामा है। अब उसको सीरियसली मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि लोग बैठे हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया पे लेकर अंगूठा दिखा दिया, कुछ लिख दिया, ऊपर पढ़ते नहीं है, सिर्फ नाम देख के कमेंट्स और लाइक करते हैं। तो ये एक बड़ा अलमिया है हमारे दौर में आज के, ये जो लोग पढ़ते नहीं है, सिर्फ ताल्लुकात में कमेंट और लाइक करते हैं। तो कोई पैमाना नहीं है, मैं समझता हूँ कि फेसबुक कोई पैमाना नहीं है कामयाबी का या काबिलियत का या शोहरत का। तो ये मेरी ज़ाती राय है। संजीदा लोग आज भी पसंद नहीं करते हैं, संजीदा लोग आज भी सोशल मीडिया से दूर हैं, संजीदा लोग आज भी इसको नहीं मानते हैं। सही बात। जब तक आप किताब आपके हाथ में नहीं हो, आप पढ़ाते हो या पढ़ते हो, तो वही असली चीज़ है। अब सोशल मीडिया तो एक नकली चीज़ है, परछाई है, उसके पीछे आदमी भाग रहा है, कुछ हासिल होगा नहीं इससे। बेटे के तौर पर आपको अपने वालिद की किस बात पर फ़ख्र है? बहुत छोटा किस्सा है। फ़ख्र ये है कि मेरा एडमिशन जूनियर में इंग्लिश मीडियम में हुआ था। हमारे घर के बाजू में ही एक स्कूल थी कॉन्वेंट, फॉर्म लाया गया, भरा गया और एडमिशन फॉर्म कर दिया गया। उस दिन वालिद साहब बड़े बेचैन थे कि यार इसको इंग्लिश में मैंने एडमिशन करा दिया है, क्या होगा। तो वालदा से कहा कि क्या करें, तो वालदा ने कहा कि अब क्या कर सकते बताइए, ठीक है इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे तो क्या बुराई है। तो नेक्स्ट डे वालिद साहब ने जाके मेरा एडमिशन फॉर्म वापस ले लिया और मेरा दाखिला उर्दू स्कूल में कराया फिर। क्या बात है। तो ये वो मेरी ज़िंदगी का मतलब लाइफ टाइम एक एहसान है, फ़ख्र की बात है मेरे लिए कि उन्होंने मुझे, अल्लाह का शुक्र है कि इंग्लिश मीडियम में नहीं डाला, नहीं तो आज मैं यहाँ ना बैठा होता, ना उनके बारे में दो लफ्ज़ बोल पाता। ये तो बात, ये मेरे लिए और हमेशा ज़िंदगी भर या मेरा बाद भी ये मेरे लिए हमेशा एक रहेगा। बहुत अहम बात आपने बताई है कि उर्दू से मोहब्बत। और आज तो जिसके पास ज़रा सा भी वो माली हालत ठीक है तो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाएगा। तो वो इंग्लिश मीडियम में डालने से वो लोग समझते हैं कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ेगा तो रोज़गार से जुड़ जाएगा। और समाज क्या बोलेगा, मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। रिश्तेदार क्या, अरे आपके बच्चा अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ता है, आपके घर में उर्दू अखबार आप जानबूझ के नहीं लेते हो, एक इंग्लिश का लफ्ज़ समझते नहीं, फिर भी टाइम्स ऑफ इंडिया या इंग्लिश अखबार रखेगा टेबल पे दिखाने के लिए कि हम अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, हम बहुत क्वालिफाइड है, इंटेलेक्चुअल है, हम जो भी है। आप अपनी मादरी ज़बान से जब तक नहीं जुड़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होगा। तो आपने मादरी ज़बान छोड़ दी है तो मादरी ज़बान क्या कहेगी, मादरी ज़बान का क्या कसूर इसके अंदर है। तो ये सब बातें, लेकिन मेरे लिए वो खुशी की लम्हा है और मेरे लिए हमेशा से एजाज़ रहा है कि वो फॉर्म उन्होंने नेक्स्ट डे जाके फाड़ कर उर्दू की स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया। तो ये मेरे लिए बहुत
बहुत वो बहुत मलमा अच्छी है। बात, बहुत। उनकी जो शायरी है इसमें अगर मैं कहूँ कि इसमें सबसे पसंदीदा एक शेर आप चुनिए। एक शेर चुनना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, कई शेर हैं लेकिन एक शेर बहुत मुश्किल है मेरे लिए देना। लेकिन एक शेर है, इरादा हो अटल तो मौजज़ा ऐसा भी होता है, दिए को ज़िंदा रखती है हवा ऐसा भी होता है। और एक शेर ये भी है कि अब भीख मांगने के तरीके बदल गए, क्या बात। लाजिम नहीं कि हाथ में कासा दिखाई दे, और ये लोग कैसे अचानक अमीर बन बैठे, ये सब थे भीख मेरे साथ मांगने वाले। तो ये अशार आज भी लोगों को ज़बानी याद है, मुशायरे से, किताबों से। तो ऐसे कई अशार हैं वालिद साहब के। तो एक शेर में बहुत मुश्किल है एक शेर मुझे। में मुश्किल है, बात तो मुश्किल- सही मेरे है। नामुमकिन है कहना। नामुमकिन है, सही है। पहली किताब उनकी कौन सी थी? पहली किताब तेशा। तेशा। तेशा का किस्सा है, और तेशा जो है 61 में शाये हुई, अच्छा, और आखिरी किताब आई थी हल्की ठंडी ताज़ा हवा। क्या? हल्की ठंडी ताज़ा हवा। हल्की ठंडी ताज़ा हवा। और बाद में गीत और वो उसका दोहों का तो मिट्टी को हंसाना है वो तो, लेकिन वो शायरी मतलब वो दोहे थी इसमें, गज़लों का मजमुआ तो हल्की ठंडी ताज़ा हवा थी। तो सवाल जो आपने कहा वो उसमें फ़र्क है, क्योंकि 61 में तरक्की पसंद अपने उरूज पे था। अच्छा अच्छा तो अच्छा। तिशा देखेंगे आप तो तिशा के अंदर सारी नज़में ज़्यादातर, और सब नज़में उसी फ़िक्र की है, तरक्की पसंद तहरीक की ही फ़िक्र की है। सारी कलाम भी उसमें वैसे ही है, क्योंकि उस नज़रिए की किताब थी वो। तो जब किताब वालिद साहब ने शाये करने का सोचा कि बंदे साहब, तो उन्होंने कैफ़ी के पास लेकर गए। तो कैफ़ी साहब ने कहा कि मसवदा तो ठीक है लेकिन कुछ हल्की किताब है, उसमें और कुछ ऐड करो कलाम। हाँ, तो वालिद साहब ने ठीक है। फिर दोबारा ले गए तो बोले आप ठीक है, इसको तुम एक काम करो, जाफरी के पास लेके जाओ। फिर जाफरी को दिखाया उन्होंने, सज्जाद जाफरी को। तो उन्होंने बोला ये निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, उसको ठीक किया। फिर बोले कि सज्जाद ज़हीर को दिखा दो एक बार। तो इस तरह से वो उन्होंने सारा मसवदा अपना इन 3-4 लोगों को दिखाया। फिर सब अप्रूवल हो गया। फिर कैफी ने नाम रखा तेशा। बोले तुम्हारी शायरी में लगता है कि वो औजार है जिसने उसको फरहाद ने पहाड़ काटा जा था, तो वो औजार आप या उसकी जो नोक है वो आपकी शायरी में लग चूभ रही है हमको, तो इसलिए तेशा नाम रखो। तो एक नाम भी कैफी साहब ने नाम रखा है तेशा। अच्छा अच्छा। उसके बाद 60 के बाद 78 में किताब आई है वादी संग। तो वादी संग और तेशा के बीच में बड़ा लंबा गैप है। तो वादी संग में भी नज़में गज़लें, लेकिन 70 के आखिर तक ज़माना चेंज हो चुका था, शायरी का मोड चेंज हुआ, तरक्की पसंद अपने जवाल की तरफ थी। जी। तो वादी संग किताब ज़्यादा मशहूर नहीं हुई क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं हो रही थी, वो बीच में आगे रुक गई थी। यानी एक तरफ जवाल तरक्की पसंद का और ये जदीदियत का शुरुआत हो रही थी। हाँ। शुरुआत हो रही थी, तो ये बीच में किताब आ गई थी। तो ये किताब लोगों को पसंद नहीं आई वादी संग, क्योंकि शायरी इसकी लोगों ने रिलेवेंट नहीं है। अब तो तरक्की पसंद वाली बात कर रहे हैं आप, अब तो बात जदीदियत की हो रही है। तो वादी संग वाली साहब की किताब थोड़ी सी नहीं मकबूल हुई, क्योंकि वो दौर लेट हो चुका था। तो उसमें शायरी उनकी वो तरक्की पसंद, हाँ तरक्की पसंद वाली शायरी थी। लेकिन जब जदीदियत उन्होंने फिर वो 86 में गोखुर के फूल जब किताब आई, तो वहाँ पूरा तरक्की पसंदों का पूरा हट गया सोच। वहाँ पे एक नया ज़फ़र गोरखपुरी और एक नई सोच और जदीदियत के साथ ये किताब उन्होंने 86 में आई गोखुर के फूल। वो किताब मुझे लगता आज भी अगर किसी को शायरी सीखनी है या शायर बनना है, शायर की तरह जाना, तो वही किताब ज़रूरी पढ़ना। कई लोगों ने पढ़ के ये किताब, आज भी मुझे फ़ोन आता कि आज है आपके पास, या लोग ये बोलते हैं कि ये पढ़ के मैं शायर बन गया, ये पढ़ के मैं कॉलम लिखने लगा, या उसको मैं अदब की तरफ आया। तो ये किताब बहुत मशहूर किताब थी उनकी। वो कीमत सिर्फ 30 रुपये थी इसकी, 86 उस जमाने में 30 रुपये, अभी तो नहीं। और तीशा की कीमत 3 रुपये थी। अच्छा अच्छा, जाहिर है 56 और के वादी किसकी 1965 में, 61 में 61 में 3 रुपया 25 पैसा किताब की कीमत थी। और छपाने के भी पैसे नहीं थे, तो जाफरी साहब ने दिए पैसे। तो ये सब तरक्की पसंदों का एक था कि एक दूसरे की हेल्प करते थे वो। जी जी। लेकिन बाद में जब गोखरू के पल आर पार का मंजर आई ज़मीन के करीब, तो उसमें शायरी में चेंज आता गया और मैच्योर और ज़माने के साथ साथ जैसा चल रहा है उस तरह की शायरी उनकी। फिर उम्र के साथ भी तो होता है इंसान। फिर वालिद साहब ने आज़ाद नज़में भी लिखना शुरू की, और आज़ाद नज़में में काफ़ी कमांड था उनको। और फिर दरसी किताबों में उनकी नज़में आने लगी,
बच्चों की। तो जी। फिर उनमें वो वर्सेटाइल होने लगे फिर आस्ते आस्ते। एक शायर मतलब सिर्फ ये नहीं कि 2 गज़ल है तो शायर है वो। शायर होना मतलब सारे असनाफ पे उसको ऊपर हासिल होना चाहिए, सारे असनाफ जितने कल शायरी के उसको आना चाहिए। ये नहीं कि गज़ल 2 ले ली और घूम रहे हैं शायर बन के। नो, ऐसा नहीं होता है। सही बात है। क्या उनका अभी भी कुछ गैर मतबूआ कलाम मौजूद है? जी तो आप उसे पब्लिश करने के बारे में जी। सोच रहे हैं? वालिद साहब ने मुझे 1997 में अपनी पब्लिकेशन हाउस खोल के दी, शुरू करके दी, किताब पब्लिकेशन के नाम से, जो आज भी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो किताब पब्लिकेशन ने उनकी 2-3 किताबें शाये की हैं आखिर की। और अभी इंतकाल से पहले एक मुट्ठी है जो सब्ज़ा है, हाँ उन्होंने नाम भी रखा है, आपने टाइप भी करा है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 है वो। पार्ट 1 में गज़लें हैं जो कहीं छपी नहीं है अभी तक। अच्छा। हाँ, और पार्ट 2 में सिर्फ नसरी और आज़ाद नज़्में हैं। तो एक ही नाम है लेकिन उसके 2 पार्ट हैं, 1 2। तो एक मुट्ठी जो सब्ज़ा है उसके पार्ट 1 और एक पार्ट 2 है, 2 हिस्सों में। 2 हिस्सों में, एक नज़मों का और एक गज़लों का है। तो उस पर काम हमारा मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह हम बारिश के बाद या जैसी वक्त मिलेगा तो पहले जारी करेंगे फिर 2 करेंगे। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही वो टाइप करा कर प्रूफ रीडिंग करके सब रेडी करके फ़ाइल रखी है, और उस पर हमारा काम चल रहा था फाइनल, एक मुट्ठी जो सब्ज़ा पे। चलिए, उनकी बायोग्राफी भी एक आ रही है सुनहरी दस्तक के नाम से। ये किसने लिखा है? उन्होंने खुद लिखा वो बायोग्राफी, अच्छा, ऑटोबायोग्राफी। फोटोग्राफी। तो वो सब हाथ से लिखा हुआ, वो बहुत स्लोली उसकी टाइपिंग चल रही है। तो उसमें बहुत सारे आपको किस्से पढ़ने को मिलेंगे मज़ेदार, जो किसी को नहीं मालूम अभी तक। इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम लोग, बड़ी बात है। अच्छा, उनका सवाल, उनके कलाम का तर्जुमा किन ज़बानों में हुआ? तर्जुमा अंग्रेज़ी में हुआ है, अच्छा, गुजराती में हुआ है और हिंदी में हुआ है। 3 ज़बानों में। 3 ज़बानों में उनके तर्जुमे हो चुके हैं। नज़मों का जो अंग्रेज़ी में हुआ है, गज़लों का गुजराती में हुआ है, और आज़ाद नज़मों का हिंदी में हुआ है। अभी मराठी में हमारा काम चालू है। मजमूए हैं इनके। हाँ, मराठी में हम कर रहे हैं काम अभी। इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक मराठी हमारी जो वो है रियासती ज़बान है, उसमें भी इनकी नज़मों का तर्जुमा होकर आ जाएगा। और कई रियासतों में PhD उन पर हो चुकी है, भोपाल में, गोरखपुर में, पटना में, जम्मू में, और गैर दूसरे मुल्कों में भी PhD उन पर 2 लोगों ने की है। तो PhD 7-8 लोगों ने उन पर PhD हो चुकी है। ऐसे उन्हें बड़े अवार्ड्स कौन कौन से मिले? बड़े अवार्ड में रियासती अवार्ड महाराष्ट्र का मिल चुका है, और मगरबी बंगाल पे उनको एक किताब पे अवार्ड मिल चुका है। अच्छा। और यूपी बिहार के किताबों पे ज़्यादातर मिले हैं। खाली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको रियासती अवार्ड दिया है उनकी मजमूई खिदमात पर। जी। क्योंकि अवार्ड के लिए कभी वो ये नहीं कि किसी को फ़ोन करें या किसी को चापलूसी नहीं, करें, वो तो देना है तो दो, नहीं तो कोई, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। और आखिर हॉस्पिटल में तक जब वो बीमार थे उस वक्त तक उनके पिलो के नीचे तक एक कलम थी। क्या बात है। वो आखिर कलम तक कुछ लिख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो पेन से कुछ ना कुछ करते रहते। हाथ में उनके काफ़ी वो चुका था, वाइब्रेशन था, तो लेकिन वो कलम से वो कुछ ना कुछ कोशिश करते थे लिखूँ मैं। तो राइटर ऐसे ही होता है, शायर अदीब ऐसे ही होता है, जो कलम से जुड़ा हो, कलम का ही आदमी हो, मजदूर हो। कंप्यूटर उनके ज़माने में आ चुका था, लेकिन वो कंप्यूटर और मोबाइल से बड़े वो थे, उकताए हुए थे। बोले क्या है जी ये सब चीज़ें, उठाओ कागज़ कलम लिखो। ये कलम कंप्यूटर से क्या लिखते हो, बोले सब तुम टाइपिंग वाइपिंग। पुराने लोग। हाँ, उनको पसंद है खत लिखना, कागज़ पर एक बार रफ लिखना, फिर उठा के फिर उसको फेयर करना, फिर उसको चिपकाना, पोस्ट करके खुद जाके डब्बे में डालना। तो ये मोबाइल आखिर में उनके पास हमने ला के दिया उनको, लेकिन कभी उन्होंने मोबाइल सीखा नहीं, ना डायल कर पाते थे कभी, बस खाली उठाते थे फ़ोन और काटते थे। बस डायल करने के लिए मुझे काम से लगा के रखा था कि ये लिस्ट है आज की, 10 लोगों को फ़ोन करना है। तो मैं फिर शाम में 10 लोगों को फ़ोन कर रहा था कि बात कीजिए। सादा लोग थे एकदम, कोई टेक्नोलॉजी से और उससे कोई बिल्कुल कोई ले नहीं देना था। ज़मीन पे बैठना, कई शोरा आते थे नए जो नौजवान, ज़मीन पे बैठ के लिखने पढ़ने का सिलसिला। कोई ऐसी लाइफ नहीं लग्जरी, कभी कोई बड़ी गाड़ी में घूमने का शौक़ या हॉलीडे मनाने कहीं जा रहे हैं घूमने, कभी नहीं। छुट्टी हुई तो गांव, या छुट्टी हुई तो फिर घर पे, कभी कोई लग्जरी लाइफ नहीं। और वालदा ने हमारे बहुत उनका साथ दिया, सपोर्ट किया,
वालदा भी हैं? वालदा है। तो वालदा हमेशा उनको हमको यही समझाती थी कि बहुत मुश्किल काम करते हैं, बाहर खेलो या सो जाओ या उनकी चीज़ों को ना छुओ, और मुसलसल चाय गरम, अगर लिखते लिखते चाय ठंडी हो गई तो दोबारा गरम करके ला के देना। तो ये सब वालदा ने बहुत सपोर्ट किया उनको। वालदा का बहुत हाथ है, वालिद साहब की कामयाबी और उनकी जो भी है, वालदा का मेरे मतलब सबसे ज़्यादा अहम रोल है। बहुत अहम चीज़ होती है ना, घर में सुकून होता है, वालदा ने इसलिए हमेशा सुकून तो शायर लिख पाता है। वालदा सिर्फ बुनियादी तालीम हासिल की उर्दू की, वालदा कोई ग्रेजुएट डॉक्टर या पीएचडी नहीं है, सिर्फ मदरसे से लेकर 10वीं तक वो गांव में पढ़ाई उन्होंने। लेकिन वो बहुत जल्दी समझ गई थी कि मेरा शोहर जो है कोई शायर है, कोई क्रिएटिव काम करता है, उसको सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, माइंड सुकून और सही वक्त पे खाना। तो ये वालदा को बहुत जल्द समझ में आ गया था। नहीं तो आज जिस तरह से मामला वैसा नहीं है, लेकिन वालदा अभी भी बहुत सारे किस्से सुनाती हैं, कभी कभी बात करते हैं तो वो फलां साल में ऐसा हो गया था, 1950 में ऐसा हो गया था, या पार्टीशन के वक्त ये हो गया था। बहुत सारे ऐसे पुराने किस्से सुनने को मिलते, हैरत होती है कि वो कैसे लोग थे कि पढ़ते भी लिखते भी थे, फैमिली भी चलाते थे, उतने पैसे में खुश भी थे, कोई शिकायत नहीं। ये सुनकर अब आज की नस्ल ये नहीं कर पाएगी इस तरह से। नहीं इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। ये सब चीज़ें सुनते हो तो बड़ा अजीब लगता है, कैसे लोग थे। आज तो हम लोग बिल्कुल मसनूई लाइफ गुजार रहे हैं, जी है ना। इतने बड़े शायर कैफी साहब, नहीं पैसा उनके पास, सिगरेट पीने के पैसे नहीं थे, चाय मिल के पीते थे 3 लोग। तो ये दौर में लोग कैसे लिखते पढ़ते थे और कैसे, कमाल है, मुझे ताज्जुब है। आज सारी सहूलत होने के बावजूद भी पुख्ता और अच्छा अदब नहीं आ रहा है। जी क्या वजह है आप भी मालूम करें, मैं भी मालूम करता हूँ। सारी सहूलत है आज, सारी 24 घंटा लाइट है, पानी है, इंटरनेट है, आपके पास फ़ोन है, गाड़ी, सब कुछ है, लग्जरी लाइफ है, लेकिन उसके बावजूद भी अदब इतना कमज़ोर क्यों है इस वक्त? अच्छा लिखने पढ़ने वाले क्यों नहीं आ आज रहे उस पाए के लोग कहाँ नजर आते हैं? हाँ, है ना। 2 गज़ल लिख कर लोग उस्ताद बनना चाह रहे एक हैं। वक्त था जब भरे हुए थे लोग, शायर है, ये फैज़ है, ये तरक्की पसंदों के दौर में तो बहुत लोग थे, बड़े बड़े शायर थे। आज बहुत कोई तहरीक नहीं ना, अभी उस वक्त एक मिशन था उनका, एक सोच थी लोगों की। आज कोई मिशन नहीं है, कोई तहरीक नहीं है, कुछ नहीं, सब आज़ाद हैं, सब 2-2 गज़ल लिखकर उस्ताद बने हुए हैं, एक अफसाना लिखकर लोग अफसाना निगार बन गए हैं। तो क्या करा जाएगा आदमी को? कोई किसी को रोक सकता नहीं आज। सही बात है, क्योंकि आज किसी एक छतरी या प्लेटफॉर्म पे आने को तैयार नहीं शायर। हर आदमी उस्तादी कर रहा है, हर आदमी सोच रहा है कि मैं ही बड़ा हूँ। और मुशायरों ने जिस तरह बेड़ा गर्क किया है इन 2-3 दहाइयों में, ये तो अल्लाह से बचाए ऐसे मुशायरों से। तो मुशायरे तब कव्वाली बन गए, कव्वाली है या नौटंकी बन गई, इसका नाम बदल देना चाहिए। मुशायरों ने 2-3 दहाइयों से तो पूरा बेड़ा गर्क कर दिया मुशायर अदब का। और ये लोग जो बोलते हैं ना कि मुशायरे से ज़बान को फ़रोग़ मिलता, तो झूठ है। मुशायरा सिर्फ एंटरटेनमेंट है, एक तफरी है आज का। ना इसे ज़बान को फ़रोग़ मिलेगा, ना अदब को फ़रोग़ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। एक तफरी है, आप सुनिए, तफरी के हो, मज़े लीजिए और आ जाइए। और वो सुनने वाले भी अब नहीं रह गए। पहले जो शायरी सुनते लोग थे कि घर कागज़ लेके लिखते थे कि अरे यार ये शेर अच्छा, घर ले आके मैं इसको लिखूँगा, इसको याद करूँगा। अब सुना और चलो, कुछ नहीं, बहुत बुरा हाल है। उर्दू ज़बान की जो हालत आज है, जाहिर है कि उनके दौर से ही ये इनता शुरू हो गया था। तो वो क्या कहते थे कि ये ज़बान जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने ज़वाल की तरफ जा रही है, इस पर उनका ख्याल क्या था? उनका ख्याल ये था कि ज़बान पर कभी ज़वाल नहीं आएगा। इसके मानने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले जब तक इस ज़बान को ख़त्म नहीं करेंगे, ज़बान ख़त्म नहीं होगी। तो उनके ज़माने में 60 से या 50 से लेकर 1900 या 2017 तक कभी मैं उनकी बातों से ये मायूसी की बात कभी नहीं सुना कि ये ज़बान ख़त्म हो जाएगी या इसको ख़त्म कर दिया जाएगा या इस ज़बान में अब कुछ रहा नहीं है। कभी उन्होंने मनफी बात कभी नहीं की है। हमेशा जितने भी लोग आए या लिखा उन्होंने हमेशा मुस्बत बात ही की कि ज़बान ज़िंदा रहेगी, इस ज़बान के अंदर बहुत चाशनी है, ये ज़बान फ़ौरन अपना बना लेती है लोगों को। अब अच्छी उर्दू बोलो बस में या कहीं किसी ट्रांसपोर्ट आदमी फ़ौरन मुड़ के देखता है कि कौन है। ये अभी का आज का किस्सा है। मैं बस में अभी आया था आपके वहाँ, तो मैं पीछे बैठा हुआ था और मैं तैयब भाई से बात कर रहा था और एक फ़ोन बम्बई से आ गया। तो
तो एक साहब ने फ़ौरन मुझे बोला कि आप कोई शायर अदीब हैं, या इतनी अच्छी उर्दू बोल रहे हैं, कहाँ से हैं आप, क्या ताल्लुक़ क्या है, पेशा क्या है आपका। वो इतना मुझसे बात करते करते आया कि पूछो मत। तो आप अगर अपनी ज़बान को अपने सही अंदर बात है। बोलो तो कौन मना कर रहा है आपको उर्दू बोलने से? कोई मना कर रहा है? या किसी सरकार ने आपको बोला कि उर्दू मत बोलो? या खुद ही नहीं कर रहे हैं ना, लोग नहीं जानते, तो क्या कोई ज़बान का क्या कसूर है इसमें? खुद ये नहीं बोलना कि कर ज़बान ख़त्म हो रही है, ये झूठ है। ज़बान आज भी वैसे ही और आज हमेशा के जो रहेगी। बच्चे हैं वो अब उर्दू स्क्रिप्ट भी नहीं समझ रहे हैं, वो रोमन में लिख के बात के उर्दू तो को किसी रोमन में गलती लिख है? रहे हैं। किसी गलती है बताइए ना। ये तो ज़बान तो नहीं ऐसा कर रही है। आपने ज़बान ने तो कभी नहीं बोला कि ये मत बोलो, मुझे मत पढ़ो, या ज़बान तो कभी, या किसी ने आपको मना भी नहीं किया। इब्ने इंसान ने बहुत पहले लिख दिया था उर्दू का आखिरी कारी, वो किताब की जो है। ये उर्दू के बारे में जो बोलना है ख़त्म हो रही है, ये तो झूठ है। ये सब आप अपने गिरबान में झाँकिए, आपने उर्दू को क्या दिया है? उर्दू ने आपको शायर बनाया, उर्दू ने आपको गाड़ी से लेकर वहाँ तक, जहाज़ तक ले गया। ये तो आपने ज़बान से आपको दिया, लेकिन आपने ज़बान को क्या दिया? क्या कभी दिया? आप ये बड़ा अंदर सवाल है। अपना मुहावसा करो, आप अंदर झाँको कि आपने 24 घंटे में या 1 महीने में, 1 साल में मैंने अपने ज़बान को क्या दिया है? सही बात है। ये सवाल का जवाब जिस दिन लोग ढूंढ लेंगे, उस दिन ज़बान की हालत में कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगी। और बच्चों को आप मोबाइल मत थमाइए, किताब दीजिए हाथ में। घर में माहौल ऐसा बनाइए कि एक उर्दू का अखबार ले लो यार, मत पढ़ो, लेकिन भले ही अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाइए, लेकिन उर्दू भी अंग्रेजी की एक अपनी अहमियत है, कंप्यूटर की एक अहमियत है, ज़माने के साथ आपको करना है। लेकिन जिससे आप जुड़े हो, जिससे आपकी रूह जुड़ी है, आपकी मजहबी किताब जुड़ी है, वो तो ज़बान को करो यार। आप उर्दू का अखबार इसलिए मत लो कि उर्दू कौन पढ़ता है, लेकिन एक बार वहाँ रहेगा तो घर में कोई ना कोई उठा के इसको पढ़ेगा, सही बात। देखे क्या लिखा हुआ है, क्या बोलता क्या है ये। अब आपने मोबाइल लिया तो सामने बच्चा भी वही रहेगा, बच्चा तो कॉपी करता है। सही सही सही। आप अपने मोबाइल में लगे, बच्चा अपने मोबाइल में लगा, कोई बात ही नहीं कर रहा कोई किसी से, और वो रसायल अखबार सब ख़त्म। तो ज़बान की क्या गलती है इसमें? ज़बान की कोई गलती नहीं है। लोग वो हो गए हैं, दूर हो गए, खुद अपने आप को ज़बान से कर लिए हैं। और ये तारीख़ है दुनिया में, जिस ज़बान का अदब ख़त्म हो गया वो ज़बान ख़त्म हो गई है। देख लीजिए पूरी ज़मीन का तारीख, जिस ज़बान का अदब ख़त्म, वो ज़बान ख़त्म हो वो गई। ज़बान खत्म हो जाती है। सही है। तो ये उर्दू के साथ अगर अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि, लेकिन आप जैसे लोग हैं और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, संभाल रहे हैं, अल्लाह आपको उसमें सेहत तंदुरुस्ती से बरकत दे कि आप कोशिश जो करें जिस तरह से, बहुत अहम है। ज़फ़र साहब की रोज़ाना ज़िंदगी का मामूल क्या था? सुबह से लेकर रात तक उनका पसंद नापसंद क्या? मामूल ये था कि सुबह बहुत जल्दी उठ जाते थे, अखबार उर्दू का लिए हाथ में पढ़ना, वालदा से चाय सुबह की, जो अभी मेरी भी आदत सेम वो इसी तरह बनती जा रही है, अखबार एक हाथ में और एक हाथ में चाय चाहिए आज भी। तो अखबार का मुताला करना और फिर चाय पीना, और उसके बाद शेविंग रोज़ करते थे वो, एवरी डे। शेविंग रोज़ाना। हाँ, मैंने आखिर हॉस्पिटल में भी मैं रोज़ करता था, कॉन्शियस में नहीं थे, लेकिन फिर भी ऐसा इशारा करते थे कि आज बनी नहीं है, तो मैं बना। लास्ट के आखिर के 2 साल मैंने उनकी शेविंग रोज़ करता था मैं, एवरी डे जाने से पहले। हाँ, तो शेविंग करना, चाय, अखबार, और नाश्ते का कोई उनको शौक़ नहीं था। चाय मिल गई या कोई वालदा ने पराठा बना दिया तो ठीक है, ना तो कोई शिकायत नहीं है। अपना उठे, डायरी निकाली, कागज़ निकाला, 2 कलम निकाले, शुरू कर दिया लिखना, ख़त लिखना, अखबारों को गज़लें भेजना, या कोई कच्चा है उसको फेयर करना, या रात में कोई गज़ल हुई तो उसको फ़ौरन उतार लेना। ये 2, ढाई, 3 बजे से दोपहर में उनका मामूल लंच तक। और खाने में दाल चावल, मेथी की सब्ज़ी, करेला, इस तरह का वेज खाना उनको बहुत पसंद था, सादा खाना। कोई नॉन वेज के शौकीन नहीं था नहीं, सादा मैंने खाना खाते तो थे, खाते, लेकिन ऐसा ही नहीं कि रोज़ चाहिए या रोज़ाना चाहिए। नहीं मिले तो घर में इंतशार, ऐसा नहीं था। 1 रोटी, दाल चावल, मेथी की सब्ज़ी, बस। 3 बजे खाना, 2 बजे खाकर थोड़ा सा कैलूला करते थे, फिर उठ के अपना चाय, फिर कागज़ कलम लिया, लिखना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद नॉन स्टॉप वो 9 बजे तक लिखते रहते, कुछ ना कुछ पढ़ना, लिखना, मुताला करना। फिर नीचे उतर के थोड़ा बिल्डिंग में थोड़ा सा चहलकदमी कर लेना, फिर टेलीफोन लगा के, डायल वाला फ़ोन था उस वक्त, मोबाइल था नहीं, फ़ोन दोस्तों को खैरियत पूछना, कुछ फ़ोन पे गुफ्तगू। मैं आते जाते देखता रहता था, खाली इशारे से कहते थे चाय,
या पानी वगैरह। रात में वही सादा खाना 9 साढ़े 9 बजे जल्दी खा लेते और जल्दी सो जाते थे, जागते नहीं थे लेट। बत्ती बंद करने बोलते थे, बत्ती बंद कर दो, वो सब होते थे वो हमेशा। 9:30 9:45 मैक्सिमम 10 बत्ती बंद, कुछ भी हो जाए, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, 10 बजे हमारी बत्ती बंद घर की, सो जाओ। कभी भी जाके लेट नाइट जागना, अब कुछ करना, कुछ नहीं। 10 बजे बत्ती बंद, सो जाओ। सुबह जाना है स्कूल कॉलेज जो भी है, या उनको कहीं जाना है, मन फिर वो एक सुबह का मामूल उनका फिर से वही। इतवार के रोज़ गोश्त वोश्त का सालन बनता था तो वो बड़े शौक से खाते थे। और घर में आना जाना किसी का ज़्यादा पसंद नहीं करते थे वो, डिस्टर्बेंस के लिखने पढ़ने के थे। तो रिश्तेदार जो भी हमारे थे एक दो, उनको पहले ही बता दिया था कि घर पे कम कम आए, क्योंकि ये लिखने पढ़ने वालों का घर है, या मेज़बानी करता रहूँगा तो लिखूँगा कभी मैं कब। शादी ब्याह में बहुत कम जाते थे, कोई ख़ास होगा तो ही, तो तकरीब वकरीब में एकदम सख्त कहीं नहीं जाते थे, घर में या फिर लिखने पढ़ने में, या फिर बस कहीं नहीं। बहुत मामूल उनका बहुत सादा था, कोई शो ऑफ लाइफ नहीं। ज़िंदगी भर उन्होंने वाइट शर्ट ब्लैक पैंट ही पहना है। अच्छा, वाइट शर्ट उनकी फेवरेट थी, यहाँ आस्तीन मोड़ के तरह की पसंदों की तरह, और ब्लैक पैंट उनकी, और चप्पल। थोड़ा फिर हम लोग पैसे का हम लोग कमाने लगे तो फिर वो कुर्ते उर्ते, जो जूते वगैरह दुनिया भर का। अमेरिका भी गए थे तो हम सादा गए थे, 3 महीना अमेरिका मुशारे में थे। कोई नहीं, जितना ज़रूरत की चीज़ें थी वही ली बस, और कुछ भी नहीं, कोई शो शाह नहीं। अल्लाह ने 2 बार उम्रा करा दिया उनको, तो 2 बार उम्रा करके आए। आने के बाद तब्दीली बहुत आई उनके अंदर, बहुत सारी चीज़ों जो बची कुची थी तरक्की, मतलब वो पूरी साफ़ हो गई। उम्रा करके आने के बाद मज़हबी हो गए, हम लोग को भी बहुत नमाज के लिए और बाकी चीज़ों के लिए पाबंदी कर दी। और इंतकाल से पहले 1 साल पहले या 1.5 साल पहले नमाज़ पढ़ने लगे थे पाबंदी से। पाबंदी से जी। खुद ही उठ जाते थे, फजर में पढ़ते, हम सोए देखते थे तो उठाते थे, लेकिन हम तो नहीं उठते थे। लेकिन वो अपना कुर्ता पजामा पहन कर नमाज फजर की, ज़ोहर की कभी कभी पढ़ने लगे थे। ये सब चीज़ें उनकी मामूल थी। बहुत अजीब लगता है कोई सोच कर रहे, मतलब अजीब, बताओ, एक कैफियत थी उनकी। उनको बहुत सारी चीज़ों का इंट्यूशन पहले हो गया था, बहुत सारी चीज़ों का, कि ज़मीन का, गांव का क्या होगा, और बहुत सारी चीज़ों का, मेरी चीज़ें कहीं ज़ाय ना हो जाए। उनको हमेशा ये डर था कि मैं जो लिख रहा हूँ इतनी सारी, कोई ज़ाय ना हो जाए, मतलब आने वाले लोग इसको वैल्यू ना करें इसकी। तो हमेशा मुझे ताकीद करते, ये चीज़ यहाँ रखी है, ये फाइल यहाँ है, ये इधर रखा हुआ है, वो उधर रखा हुआ है। तो ऐसा बताते थे हमेशा कभी कभी। तो पता है कैसा क्यों बोलते हैं, समझ में नहीं आता था कि क्यों बोल रहे थे। मालूम है यहाँ रखा हुआ है, फिर बोलते क्यों यहाँ रखा हुआ है। तो आज भी इतने साल इंतकाल के बाद भी मुझे कोई चीज़ ढूंढने में तकलीफ़ नहीं होती है, सब मुझे मालूम कहाँ रखी हुई है। हर फाइल उन्होंने बना के रखी थी, हर चीज़ की फ़ाइल है, सारे मसवदों की फ़ाइल, शायरी की फ़ाइल, नसर की फ़ाइल, हर चीज़। उनको फाइलिंग का बहुत शौक था, लाइट के बिल का शौक, लाइट का बिल की फ़ाइल बनाओ, इसकी फ़ाइल बनाओ। इतने सारे खत है, 300-400 जो उन्होंने लिखे हैं, जो उनको मिले हैं उद्बा शोरा की, उनकी एक फ़ाइल है पूरी, उसमें 300-350 खत हैं पूरी दुनिया से जिन्होंने उनको लिखा है, वो संभाल के रखा है। तो उन्हें भी किताबी शक्ल में लाई। मैं लाऊंगा खत, शमशुर रहमान से लेकर गोपीचंद नारंग, जितने भी अदीब 1960 के, सबके खत उनके पास है। बहुत अच्छा, ये संभाल के रखा उन्होंने सब खत, पोस्ट कार्ड, इतना इतना बारीक बारीक, अंतरदेशी बारीक बारीक। उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू सामने आए। जो चीज़ घर में आती थी फ़ौरन उसको फाइल करूँ कि ज़ाय ना हो जाए, हर चीज़ फाइल करो। अखबार में गज़ल छपी, काटो उसको, डेट लिखो, उसको फाइल बनाओ। और कोई भी रिसाला उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री कभी नहीं लिया, हमेशा हर रिसाले के ख़रीदार थे वो, शायर हो या एवान उर्दू हो या कौमी राज, जो भी जितने भी रसायल थे, बोले जितना मेरे पास कुव्वत ख़रीद है मैं उतना ख़रीदूँगा, फ्री भी नहीं चाहिए मुझे, मैं हर चीज़ रिसाला ख़रीद के पढ़ता हूँ। घर में बहुत रिसाले आते थे, महीनों में ढेर रहते थे, सबको पढ़ते थे, लेकिन फिर पढ़ना, फिर उसको जवाब देना, उनके सब मामूल यही सब थे। लिखना पढ़ना कोई शौक़, कोई गैर ज़रूरी शौक़ कभी नहीं था कि हम वालिद साहब कहीं घूमने चले गए, छुट्टी में शिमला जा रहे हैं, दिल्ली, कभी नहीं, कभी नहीं। कहीं शौक, बम्बई मुश्किल से उन्होंने पूरा देखा होगा मेरे ख्याल से, नहीं, इस चीज़ों में शौक ही नहीं था। मैं लिखने पढ़ने के लिए पैदा हूँ कि ये सब काम करूँ, बोले यही बोलते थे, जाओ जिसको जाना जाओ। अमेरिका में 3 महीना तक कभी नहीं घूमे, अमेरिका में कमरे में रहते हमेशा, वाइट हाउस ही देखा उन्होंने,
अच्छा। लोग बोले चलो चलो व्हाइट हाउस तो देख लो, मैंने नहीं, तुम लोग जाके व्हाइट हाउस देखो, मैं कमरे में सोऊंगा, आराम करूंगा, शाम को मुशायरा पढ़ना है। तो ये सब सादगी उनकी बहुत मशहूर है, जो लोग जानते थे। स्कूल का कितनी दूरी पर था? स्कूल काफ़ी थोड़ा दूर पे था, 5-10 किलोमीटर पे था। अच्छा, 5-10 किलोमीटर था। दूर, ट्रेन से जाना पड़ता लोकल। तो हमेशा उन्होंने दोपहर के सेशन लिया 12:30 से लेकर शाम तक, क्योंकि मुशायरा उशारा कभी रात को हुआ तो नींद पूरी होने के लिए मामला था। तो हमेशा स्कूल उनकी दोपहर की थी, 12:30 की से 5:30 6:30। स्कूल से सीधा घर, कहीं यहाँ वहाँ कहीं नहीं। घर आके बैग रख के वालदा से मिलकर फिर दोस्तों में शेर व शायरी जो भी मामला। लेकिन पहले घर के कमिटेड थे बच्चों से, अपने आप से, कि कितना भी कोई बोले 4 दिन का 5 दिन का मुशायरा, चलो नहीं, हमेशा मैं साथ में जाता था मुशायरे में। कभी मुशायरा ख़त्म हुआ उसके बाद कौन सी ट्रेन है, घर चलो। कितने भी 5 स्टार में ठहरे थे, लेकिन कभी एक दिन से ज़्यादा नहीं। ना एक मुशायरा ख़त्म हुआ 2 बजे ख़त्म हुआ रात में, बाद 5 बजे की ट्रेन पकड़ो, घर चलो। कभी भी गैर ज़रूरी मुशायरे के बहाने से रुके 2 दिन नहीं, कभी नहीं। नेक्स्ट डे घर जाना बहुत उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। इम्तियाज़ साहब, एक आखिरी सवाल। ज़फ़र गोरखपुरी साहब आज के नए उद्बा और शुरा से कितने मुतमईन थे? उनके बारे में क्या सोचते थे? उन्होंने तीनों दौर देखा है, अपने सीनियर्स के साथ भी रहे, कैफी साहब के साथ, हम अपने हम असर के साथ भी उन्होंने रहा, और आखिर में 1980 और 90 के बाद जो नई पौध आई है, जो नए शोरा उद्बा है, उनके साथ भी उन्होंने वक्त गुजारा। तो बड़ी उम्मीदें थी इनको नए लोगों के साथ उठना बैठना, उनको सिखाना, उनको समझाना, और उनके साथ वक्त गुजारना उनको पसंद था। नौजवानों के साथ कि क्या लिख रहे हो बताओ, क्या नहीं लिखा, पढ़ के सुनाओ। क्योंकि हमेशा वो बोलते थे एक जोर के, अपना कलाम खुद पढ़ के सुनाओ। आप पढ़ते कैसे वो भी सुनते थे वो। लिखना अलग चीज़ है, लेकिन आप पढ़ते कैसे वो शेर, वो भी सुनते थे वो। तो कई उनके शागिर्द थे वो, और उनके जो नौजवान दोस्त थे वो इसलिए घर पे आते थे हमारे, कि ज़फ़र साहब जो है वो लिखते, मतलब सुनते भी हैं और बोलते भी हैं, क्योंकि पढ़ो कैसे पढ़ते हैं आप। और ये हमेशा से वो इस्लाह के और उस्ताद शागिर्द के उसमें कभी नहीं थे, कोई मेरा शागिर्द बन जाए। और नहीं, शागिर्द रिश्ता नहीं, आप आइए कलाम लेकर अपना सीखिए, सुनिए, और ठीक है वैसे जितना बनता हम देख लेंगे। लेकिन आप बोलोगे आप मेरे उस्ताद बन जाइए, वो सब मुझ चक्कर में नहीं थे वो। शागिर्द उस्ताद के ख़िलाफ़ थे वो। शायरी में नहीं आइए। और उनका एक बहुत अच्छा जुमला था कि अदब में कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा, वाह। अदब में कोई शॉर्टकट नहीं, एक प्रोसेस होके आपको आना पड़ेगा। और ये भी बोलते थे कि अदब में कोई चोर दरवाज़ा नहीं है। आजकल तो लोग चोर दरवाजा ही तलाश करते हैं। 4 साल लोगों ने बना दिया आज, तो वो चोर दरवाज़ा बन गया। लोग चोर दरवाजे से एंट्री कर रहे हैं, लेकिन चोर, उनका जुमला तो हमेशा होता था कि इम्तियाज़ चोर दरवाज़ा नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। तो मेरे बेटे को तो क्या बोलेगा, आपको प्रोसेस से होके ही आना है। तो हम तो शायरी शुरू बचपन से ही कर रहे थे, लेकिन वालिद साहब का नाम और डर इतना था कि कभी सुनाने को पसंद नहीं थे। तो वालिद साहब के दोस्तों ने बोला कि अरे इम्तियाज़ भी शायरी करता, कभी सुन लो। तो यार वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, चलो ये सब उनके ऐसे मामला थे। लेकिन आखिर फिर उनको पता चल गया था, तो हम सुनाते थे उनको, तो सुनते थे, ठीक करते थे वो। लेकिन डर था कि वालिद क्या सुनाए, वो क्या बोलेंगे। ठीक है इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब, आप हमारे स्टूडियो में आज तशरीफ़ लाए और आपने बड़ी अच्छी बातें की। आज ज़फ़र साहब से मुतल्लिक बहुत सारी बातें जानने का मौका मिला, और इंशाल्लाह आपको आइंदा भी हम ज़हमत देंगे। आप जब भी कलकत्ते आएँ तो फिर एक बार तशरीफ़ लाएँ। ज़रूर और इंशाल्लाह। हम लोग फिर किसी और मौजू पर इंशाल्लाह किसी और ज़रूर बातें करेंगे। मेरे लिए भी एजाज़ की बात है कि मैं आपका स्टूडियो आया। अच्छा रहा आज का पॉडकास्ट। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।